Good evening, everyone. I am Purva Gadkari. I am cosmetic technologist, and I am in this field from last 6 to 7 years. I have 4 years of in-ground experience as an R&D chemist. I was working in a firm as a taking care of personal care section. और मैं इस फील्ड में अराउंड टोटल 6 to 7 years से हूँ. 2 to 3 years मैं एस्थेटिक काउंसलिंग भी करती हूँ पार्लर्स में. And I have a wide experience in this field. So today हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं. आज का मेन जो हमारा सेमिनार है उसका बेसिक जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, बट हाउ यू कैन फॉर्मुलेट दिस प्रोडक्ट्स. आपको अगर फॉर्मुलेट करने हैं तो उसके राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक आप मतलब उसके कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग से लेके उसका पूरा प्रोडक्शन तक के लिए क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है. आपने पहले भी प्रोडक्ट मेकिंग के बारे में सुना होगा, बट जनरली हमें अलग अलग तरह के क्रीम सिखाना या अलग अलग तरह के सीरम सिखाना ये बताया जाता है. बट एक्चुअली ये चीज़ आप अगर बेसिक से सीखोगे सो यू विल गेट टू नो कि ये चीज़ें जितनी दिखती है उतनी डिफिकल्ट नहीं है. आपको बेसिक एक आइडिया समझना है कि एक बेसिक इसका साइंस क्या है. आपको खुद का एक क्रिएटिव विजन डेवलप करने में ये चीज़ मदद करेगी. यू कैन एक्चुअली थिंक कि हाउ यू कैन मेक दिस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट. काफ़ी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है. वो कैटेगरी जैसे फॉर एग्जांपल क्रीम इमल्शन के अंदर आते हैं. सो आप अगर इमल्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो तो आप अलग अलग इमल्सीफायर्स या अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करके कोई भी आपको जैसी क्रीम चाहिए आप वैसी बना सकते हो. सेम कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो हम आज बेसिक यही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. हम क्यों हमको ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है. हम अगर खुद प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं तो उसके हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. आई एम श्योर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाले 90% लोग ऐसे हैं जिनका खुद का पार्लर है या किसी तरह से ब्यूटी फील्ड से या हेयर फील्ड से वो जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं. सो क्या होता है कई बार आपके सैलून्स में डेमोन्स्ट्रेशन लेते हो, कोई प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस करते हो या कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो. कई बार क्या होता है आपको साइंटिफिकली उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको टेक्निक्स के बारे में आई नो बहुत अच्छा नॉलेज है, बट आपको प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता. बट आप अगर ये चीज़ की स्टडी करते हो, आप प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हो, आप एक्चुअली विजुलाइज कर सकते हो कि जो भी चीज़ें उसमें लिखी है उसमें है या नहीं. मतलब कोई आपको बना के तो कोई चीज़ बता नहीं रहा, आप यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट थिंग. सेकेंड फायदा है कि आप जो भी कुछ प्रोडक्ट्स खुद अगर बना रहे हो तो आप अगर वो यूज करते हो अपने पार्लर में तो आप क्लाइंट को इफेक्टिव प्रोडक्ट कम कॉस्ट में दे सकते हो. जो चीज़ आप 3-4 हज़ार की खरीद रहे हो बेसिकली वो चीज़ थोड़े कम बजट में आप खुद बना सकते हो और उस प्रोडक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो. आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वैक्स, कई तरह के वैक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट आप अगर खुद अपने डिमांड के हिसाब से वो चीज़ बनाते हो दैट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ इफेक्टिव प्रोडक्ट जो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा. रिजल्ट ओरिएंटेड तो आपके क्लाइंट के इम्पैक्ट में भी उसका फर्क पड़ता है. आप अगर मार्केट सेलिंग के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सो उसमें भी आप क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो. और वो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह से आपको स्किन टाइप को जज करना है, एनालाइज करना है, ये सब बेसिकली आप ये जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की स्टडी है उसमें सीखोगे. सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बेनिफिट्स थे. आप अगर प्रोडक्ट मेकिंग सीखते हो तो आपको क्या क्या पता चलेगा. ड्यूरिंग द कोर्स हम सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ये कुछ बेसिक इंडेक्स पार्ट है जो आज हम सब कवर करने वाले हैं. हम सबसे पहले स्किन और हेयर का टाइप्स और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. हम बेसिक फॉर्मुलेशन की बेसिक्स और उसकी डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे. हम पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट
टू तब तक कमर्शियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक की क्या क्या फॉर्मुलेशंस होती है, वो बेस जैसे क्रीम किस टाइप में आता है, सीरम किस टाइप में आते हैं, फेस वॉशेस या अदर चीजें किस तरह में आती है, हेयर के क्या क्या फॉर्मुलेशन होते हैं, उसके कुछ हम टाइप्स देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट आपका तैयार है तो लेबलिंग और पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो देखेंगे। हम एक सबसे एंड ऑफ द सेशन में जब हमारा फॉर्मुलेशन डिस्कशन पार्ट कंप्लीट होगा, हम लेबोरेटरी आप अगर खुद की सेट करते हो सो उसमें क्या एक बेसिक आपको सेटअप या इक्विपमेंट का सेटअप चाहिए वो हम देखेंगे। एट द एंड हम थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के सबसे एंडिंग पॉइंट में आपको मैं एक प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बना के दिखाऊंगी। सो ये एक टोटल पार्ट है जो आज हम कवर करेंगे। सो सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो स्किन साइंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन पार्ट से थोड़ा लिंक इस स्किन साइंस का होता है क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट है, आपको स्किन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में काफी पता होगा, बट ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस तरह के स्किन को या स्किन को किस तरह से वो इफेक्ट कर सकता है वो जानना जरूरी है, और वो जानने के लिए स्किन की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो एक डिटेल में हम देख लेंगे। सो सबसे पहले हम स्किन के बारे में देखेंगे। स्किन जो होता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, टोटल 15% टोटल बॉडी वेट का स्किन कवर करता है। स्किन का मेन पर्पस जो होता है वो बैरियर फंक्शन होता है। बैरियर फंक्शन मीन्स हमको किसी भी फॉरेन एलिमेंट से वो प्रोटेक्ट करता है। इसका एग्जांपल मैं दूंगी, हमारा देश का जो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे वीर जवान करते हैं, सो दे क्रिएट अ बैरियर, वो एक बैरियर फॉर्म करते हैं हमारे देश के जो भी सेना है वो ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है हमारे देश को अटैक करके उसे किसी भी तरह का डैमेज ना कर सके। सेम काम स्किन का होता है, ये हमारे बॉडी में बैरियर फॉर्म करता है ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म, यूवी रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को डैमेज करके उसके अंदर ना जा सके। उसके बाद में सबसे मेन फंक्शन जो स्किन का होता है वो हमारे बॉडी को थर्मल या एक्सट्रीम वेदर का जो होता है उससे प्रोटेक्शन देने का। बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कूल, ये दोनों भी कंडीशन से हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम जो करती है हमारी स्किन ही करती है। अब स्किन का जो आउटर भाग हम देख सकते हैं वो एक एपिडर्मिस होता है। अब इसके बाद में हम स्किन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है, क्या लेयर्स होती है उसके बारे में देखेंगे। स्किन बेसिकली 3 तरह की लेयर्स से बना होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। इसमें से कई बार आप बुक में पढ़ोगे कि एपिडर्मिस 2 लेयर से बनी होती है। एक्चुअली जो सबसे थर्ड लेयर हमारे स्किन की होती है जिसको हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, ये स्किन का एक्चुअली पार्ट नहीं होती, बट इसको स्किन के कई बार पार्ट में कंसिडर इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बोन और मसल को हमारे स्किन से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। सो इसीलिए इसको कई बार स्किन के पार्ट में मतलब इंक्लूड किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो हमारे स्किन का जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है 5 सब लेयर्स से बनी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल। जो सबसे बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस भी बोलते हैं, जो सबसे डीप लेयर है। अब एपिडर्मिस के बारे में हम जब पढ़ते हैं सो इसमें कई स्पेशल तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है जो हमारे बॉडी को एक फंक्शन देती है, मेन फंक्शन हमारे बॉडी में कवर करती है। सबसे फर्स्ट जो सेल का जो टाइप है जिसको हम कीरेटिनोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। सो कीरेटिनोसाइट सेल्स जो होती है हमारे एपिडर्मिस के बेसल लेयर में प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, हमारे स्किन के बेसल लेयर में प्रोड्यूस होगी। इसका मेन काम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्किन को बैरियर फंक्शन, स्किन को प्रोटेक्ट करने का मेन काम होता है। तो ये जो हमारी कीरेटिनोसाइट्स जो सेल्स होती है ये एपिडर्मिस के सबसे फर्स्ट लेयर यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम उसमें ट्रैवल होगी। सो यहाँ पे ऑलरेडी डेड स्किन का पुल, डेड सेल्स का पुल रहता है, मतलब एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम के सबसे अपर साइड में डेड स्किन सेल्स होती है। सो डेड स्किन सेल्स जैसे शेड ऑफ होगी, कीरेटिनोसाइट्स जो न्यू कीरेटिनोसाइट सेल्स है वो इसका प्लेस लेगी ताकि आपकी स्किन का डलनेस कम हो, और ये जो न्यू सेल्स होती है वो काफी हेल्दी सेल्स होती है जो आपके स्किन को एक
अच्छा ग्लो मिलता है इससे। उसके बाद जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट सेल्स है वो है मिलानोसाइट सेल्स। मिलानोसाइट सेल्स भी हमारे एपिडर्मिस के सबसे बेसल लेयर में प्रेजेंट होती है। मिलानोसाइट सेल्स मिलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। ये मिलानिन पिगमेंट हमारे स्किन को एक डिस्टिंक्ट कलर देता है। बट मिलानिन पिगमेंट का काम बस स्किन को कलर देना नहीं होता, एक्चुअली ये हमारे बॉडी को यूवी रेडिएशन या हार्मफुल पोल्यूटेंट से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में यूवी रेडिएशन या ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स अटैक करते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारा मिलानोसाइट सेल्स जो बेसल लेयर में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और मिलानिन ट्रैवल करके हमारे एपिडर्मिस के अपर लेयर तक आ जाता है और वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करता है ताकि हमारे स्किन को या हमारे बॉडी को किसी भी तरह का डैमेज ना हो सके। वो ही एक्चुअली बैरियर लेयर को हम टैनिंग बोलते हैं। सो ये बेसिकली हमारे मिलानोसाइट सेल का काम था। और उसके बाद थर्ड सेल है कॉर्नियोसाइट सेल। कॉर्नियोसाइट सेल्स एक्चुअली डेड की रेटिनोसाइट सेल्स है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो डेड स्किन सेल का पूल होता है उसको कॉर्नियोसाइट सेल बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉर्नियोसाइट सेल्स शेड ऑफ होती है और न्यू कीरेटिनोसाइट सेल्स उसकी जगह ले लेती है। ये जो था मेन हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। सेकेंड जो हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे ये है डर्मिस। डर्मिस जो होती है सेकेंड लेयर है और ये जो होती है इसको हम ट्रू स्किन भी बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस लेयर में प्रेजेंट होती है। इस लेयर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और हेयर फॉलिकल्स का ओरिजिनेशन भी इसी लेयर से होता है। और इस लेयर में हम हमारे ब्लड वेजल्स और कनेक्टिव टिश्यू और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है। सो सबसे पहले तो डर्मिस में हम बात करेंगे डर्मिस में प्रेजेंट ग्लैंड्स के बारे में। सो डर्मिस में दो मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। पहली ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का ओरिजिनेशन डर्मिस लेयर से ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको शो कर रही हूँ, ये है स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, इसमें स्वेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम पसीना भी बोलते हैं। सो ये स्वेट का मेन काम हमारे बॉडी को के हीट को कम करने का होता है। अब ये स्वेट जो प्रोड्यूस होता है ये एक पाथ या पैसेज जिसको हम स्वेट डक्ट भी बोलते हैं, डक्ट के थ्रू ट्रैवल होके ये स्किन में के पोर्स में सिक्रेट होता है और ये हमारे बॉडी अगर बहुत ज्यादा हीट डाउन होगी तो उसको कूल डाउन करता है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड जनरली हमारे हेयर फॉलिकल को, ये एक हेयर फॉलिकल है, उसका कवर करता है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड ने, सीबेशियस ग्लैंड ने हमारे ये जो हेयर फॉलिकल है इसको कवर किया हुआ है। सो ये जो हेयर फॉलिकल जो है इसको कवर करने का मेन रीजन है ताकि हमारा हेयर को किसी भी तरह का डैमेज ना हो सके। इसको बैक्टीरियल डैमेज, कंटामिनेशन, जर्म से किसी भी तरह के डैमेज से प्रिवेंट करता है। सीबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्पेशल ऑयल जिसको कि सीबम बोलते हैं हम, वो प्रोड्यूस करता है जो स्किन को मोस्टली मॉइस्चराइज करता है। अब हेयर फॉलिकल को कवर करने के बाद में सीबम का जो होता है इवन कवरिंग हमारे बॉडी के सरफेस लेयर में एक आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑयल ग्रंथियां। सो ये ऑयल ग्लैंड हमारे स्किन को मेन मॉइस्चराइजेशन देते हैं। अब डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन काम है हमारे बॉडी को स्ट्रेस से प्रिवेंट करना होता है ताकि आपको किसी भी तरह का शॉक ना लग सके। थर्ड लेयर जो होती है वो सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं उसको, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। सो ये एक्चुअल में स्किन का पार्ट नहीं होती बट क्योंकि ये बोन्स और मसल्स को हमारे बॉडी से कनेक्ट या स्किन से कनेक्ट करता है इसीलिए इसको थर्ड लेयर माना जाता है। सो ये मेनली फैट, प्रोटीन्स और नर्व्स एंडिंग्स से बना होता है। यहाँ पे काफी ब्लड वेजल्स, आर्टरीज और वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फैट जो होता है हमारे बॉडी में कुशन की तरह होता है जो हमारे बॉडी में जो शॉक है उसको अब्सॉर्ब करता है। इसमें इलास्टिन प्रोटीन भी पाया जाता है जो हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को हेल्दी लगता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को डाउन करता है। सो ये टोटली हमने देखा स्किन के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। अब टाइप्स ऑफ स्किन हम देखेंगे। बेसिकली मेन स्किन टाइप 3 होते हैं, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन।
कॉम्बिनेशन स्किन, दोनों स्किन टाइप, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का कॉम्बिनेशन है जो काफी सेंसिटिव भी माना जाता है। नॉर्मल स्किन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। नॉर्मल स्किन में जो ऑयल और वाटर बैलेंस, जिसको पीएच बैलेंस बोलते हैं, वो नॉर्मल होता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, काफी हेल्दी होती है। और नॉर्मल स्किन को ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाने चाहिए जो ज़्यादा ऑयली भी ना हो, ज़्यादा ड्राई भी ना हो, जो आपके पीएच लेवल को ऐसे ही मेंटेन करके रखें। सेकेंड स्किन टाइप है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो होता है जिसमें ऑयल और वाटर बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारी ऑयल ग्लैंड्स जो होती है वो कम ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से स्किन ड्राई और फ्लेकी लगती है। इस वजह से स्किन का बैरियर फंक्शन, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, वो थोड़ा डैमेज होता है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे ड्राई स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, काफ़ी रेडनिंग होती है ड्राई स्किन में, काफ़ी इजीली डैमेज हो सकता है। ऐसे स्किन को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो एजिंग साइंस भी जल्दी दिखाती है। इसलिए ड्राई स्किन के लिए ऐसा आपको प्रोडक्ट मतलब यूज़ करना चाहिए जो आपके एसिड मेंटल को आपके स्किन के रिपेयर कर सके और आपके स्किन में मॉइस्चराइजिंग एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और ऑयल ग्लैंड को थोड़ा स्टिमुलेट करे ताकि वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे। तो जनरली जो ऑयल कंटेंट इंक्रीज करे वैसे प्रोडक्ट आप मतलब ऐसे स्किन के लिए यूज़ किए जाने चाहिए। थर्ड स्किन टाइप है ऑयली स्किन टाइप। ऑयली स्किन टाइप में भी ऑयल और वाटर बैलेंस नॉर्मल नहीं होता। इसमें ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है। उसकी वजह से हमारे स्किन के पोर्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। वो पोर्स में डर्ट, डेड स्किन सेल्स आपके जमा हो जाते हैं। उसके वजह से वो पोर में क्लॉगिंग हो जाता है। कई बार डर्ट उसमें क्लॉग होने के वजह से वो ब्लैक हेड या वाइट हेड का फॉर्म ले लेता है। अगर आपने इस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं की स्किन की तो वो फर्दर कंटैमिनेट, बैक्टीरियल कंटैमिनेशन वो पोर में हो सकता है, जो वो ब्लैक एक्ने का भी फॉर्म ले सकता है। सो ऑयली स्किन के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो जनरली आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट कर सके, जो कि डीप पोर क्लेंजिंग के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको टोनर भी यूज करना है ताकि आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हो सके, क्योंकि आप अगर डीप पोर क्लेंजिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं आपकी स्किन ड्राई हो रही है। सो वाटर बैलेंस आपकी स्किन का मेंटेन करने के लिए आपको टोनर का यूज करना इफिशिएंट है इस प्रोडक्ट, इस तरह के स्किन के लिए। आपको जनरली अगर मॉइस्चराइजर ऐड करना है ऐसे स्किन के लिए तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ऐड कीजिए। फोर्थ स्किन टाइप जो ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में टी जोन जो होती है वो ऑयली होती है, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं, और जो सी जोन है जो आप वॉयलेट कलर में देख रहे हैं ये ऑयली होती है, ये ड्राई होती है, सॉरी। सो ऐसे जो स्किन टाइप है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे स्किन टाइप में आपको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं देने हैं जो आपके स्किन में एलर्जी प्रोड्यूस करे। हाइपर एलर्जिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो आपको सजेस्ट नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट आपको मतलब ये नहीं करना है, सजेस्ट नहीं करना है ऐसे स्किन के लिए। आपके ऑयल और वाटर बैलेंस को रेगुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके ऐसे प्रोडक्ट आपको क्लाइंट को सजेस्ट करने हैं। या आपका स्किन टाइप ऐसा है तो आपको बैलेंस जो वाटर और ऑयल का बना के रखें ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। अब हमने टाइप ऑफ स्किन स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ स्किन देखा, तो उसके बाद हम हेयर स्ट्रक्चर देखेंगे। हेयर स्ट्रक्चर जो होता है, हेयर जो होता है बेसिकली दो तरह के पार्ट्स में उसका स्ट्रक्चर आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है हेयर शाफ्ट, जो आपके हेयर स्कैल्प के ऊपर की तरफ जो भी हमको हेयर्स दिखते हैं हमारे, इसमें वो हेयर शाफ्ट पोर्शन होता है। और हेयर फॉलिकल जो भी हमारे डर्मिस से ओरिजिनेट होता है। एक्चुअली हेयर फॉलिकल जो होता है वो लिविंग पार्ट है। हेयर फॉलिकल जो होता है वो मेनली वो सीबेशियस ग्लैंड उसको कवर करती है ताकि वो डैमेज ना हो सके। हेयर फॉलिकल में एक्चुअली सेल्स का जर्मिनल मैट्रिक्स भी होता है, जहाँ से नई सेल्स डिवाइड होती है और ओरिजिनेट होती है। वो सेल डिवाइड होकर नए नए हेयर फॉलिकल्स को जन्म देती है या नए नए तरह के हेयर फॉलिकल्स बनाती है। हेयर शाफ्ट जो होता है वो 3 तरह के रीजन्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट मेड्यूला रीजन जो इनरमोस्ट रीजन होता है हेयर शाफ्ट का। सेकेंड है कॉर्टेक्स रीजन जो
मिडल रीजन कहा जाता है हेयर शाफ्ट का। थर्ड है क्यूटिकल रीजन, जो आउटर मोस्ट रीजन होता है हेयर शाफ्ट का। मेड्यूला रीजन जो होता है ना, वो सबसे इनर मोस्ट रीजन है। अगर आपका हेयर टाइप थिन है तो मे बी आपके हेयर में मेड्यूला रीजन प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड स्किन जो हेयर का शाफ्ट का मतलब डिवीजन है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ हेयर जो शाफ्ट है वो बनाता है। कॉर्टेक्स में मिलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो हेयर को डिस्टिंक्ट कलर देती है। थर्ड जो पार्ट है हेयर शाफ्ट का, जो सबसे आउटर मोस्ट कवर है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल डेड स्क्वैमस सेल से बना होता है। उसके बाद हमने स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर की। सेकेंड जो चीज हम अब इस पोर्शन से आप मेन चीजें मतलब फॉर्मुलेशन, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके क्या क्या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए वो आप मेनली यहाँ से देखना चालू करोगे। मैं जब से मतलब आपको फॉर्मुलेशन के बारे में तो बताऊंगी ही, बट इसके पहले आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके पहले उसको फॉर्मुलेशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप्स समझने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप फॉर्मुलेशन करते हो। ऐसा नहीं होता आप कोई फॉर्मूला बनाते हो और डायरेक्टली उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए चले जाते हो। मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन बनाने और उसके पहले के एक्चुअली काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट मेकिंग का प्रोसेस को इजी कर देता है और ये भी इंश्योर करता है आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से कंटैमिनेट ना हो। आप एक कंट्रोल्ड और अच्छे इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट बनाएं ताकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई हो। सो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है जो हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पहले हमको इंश्योर करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको जीएमपी भी बोलते हैं। आप कभी भी देखते हो जीएमपी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो जीएमपी सर्टिफाइड होनी चाहिए। जीएमपी सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जीएमपी के गाइडलाइंस को यूज कर रही है और उन गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोडक्ट बना रही है। जीएमपी कुछ नहीं, एक गाइडलाइंस है जो कि ये इंश्योर करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी क्वालिटी का है और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में बन रहा है ताकि इसमें किसी भी तरह का कंटैमिनेशन नहीं है। सो ये जो गाइडलाइंस है बस प्रोडक्ट में ही लागू नहीं होती, प्रोडक्ट कैसे इन्वायरमेंट में बन रहा है उसमें भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे बिल्डिंग में प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी गाइडलाइंस लागू होती है। बिल्डिंग की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए, उसमें स्टेरिलाइजेशन या सैनिटाइजेशन के कैसे पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं वो होगा। आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सेफ्टी का भी इंश्योरिंग इस गाइडलाइंस में दिया हुआ है। उनका मतलब सेफ्टी नॉर्म्स क्या होना चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके वेजल्स कैसे होने चाहिए, कंटेनर्स कैसे होने चाहिए, उसको आपको क्लीन कैसे करना है, स्टेरिलाइज कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स क्या है वो भी इस गाइडलाइंस में दिए रहते हैं। आप प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह से आपको वाटर को क्लीन करना है या वाटर को स्टेरिलाइज करना है, वाटर आपका कैसे सेफ होगा, आप किस तरह का वाटर यूज करते हैं। जनरली डिस्टिल वाटर यूज होता है आप जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन आपके प्रोडक्ट में किस तरह का है उसकी भी गाइडलाइंस है। आपका प्रोडक्ट बन गया है तो लेबलिंग की गाइडलाइंस है। जीएमपी के अंदर आपको ये भी पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन किस एडल्ट्रेशन मीन्स कंटैमिनेशन, आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे सोर्सेज के थ्रू कंटैमिनेट हो सकता है और वो सोर्सेज जो होते हैं उसको आप कैसे इलिमिनेट कर सकते हो अपने सिस्टम से। आप कई बार क्या होता है हम मिस लीडिंग क्लेम्स भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, आपने अगर उसमें ऐसा क्लेम दे दिया कि 45 डेज में पिगमेंटेशन चला जाएगा, तो इस तरह के क्लेम्स से आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि कल को जाके अगर वो रिजल्ट क्लाइंट को नहीं मिलता है, कंज्यूमर को नहीं मिलता है, सो वो कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ जा सकता है।
सो ये एक्चुअली क्लिनिकल स्टडीज के मीन्स थ्रू आपको एक्चुअली इंश्योर करना पड़ता है कि एक्चुअल में वो रिजल्ट आ रहा है। सो आप मिसलीडिंग क्लेम्स से कैसे बच सकते हैं, ये भी गाइडलाइंस आपको जीएमपी में पता चलती है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू आप बहुत इजी वे में प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अगर ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो आप आपका प्रोडक्ट बहुत इजीली बना सकते हैं। सेकेंड जो होता है स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीन मेंटेनेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाइजीन मेंटेनेंस जिसको हम क्लीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आपको आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस या फॉर्मुलेशन प्रीमाइसेस का क्या सैनिटाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सेफली फॉर्मुलेट कर सकें। इससे कंटैमिनेशन को भी आप रोक सकते हैं, प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कंटैमिनेशन नहीं होगा जब भी आप ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो। और उसके बाद में स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का नाम आपने काफी सुना होगा, आप पार्लर्स में भी स्टेरिलाइजेशन करते हैं, यूवी स्टेरिलाइजर्स आपके पास होते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी सिस्टम से, आपके अराउंड के सिस्टम से या प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहे हो तो वो पूरा एरिया में से आप जर्म को टोटली किल कर सकते हैं। जर्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी ग्रोथ फॉर्म है उसको आप टोटली किल कर सकते हो। इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, इसके कुछ मेन मतलब तरीके होते हैं जिससे स्टेरिलाइजेशन होता है। फर्स्ट है हीट। हीट से आप कैसे स्टेरिलाइज करते हो, इंक्यूबेटर्स के बारे में आपने सुना होगा। इंक्यूबेटर में आप अपने अपैरेटस, इक्विपमेंट, आपके वेजल्स जो भी आप यूज कर रहे हो प्रोसेस में, वो आपको रखना है। वो एक प्रॉपर टेम्परेचर में वो उस इंक्यूबेटर में स्टेराइल हो जाता है। जनरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। सेकेंड जो है केमिकल स्टेरिलाइजेशन है। केमिकल्स यानी कि कुछ अल्कोहल्स या ब्लीच सॉल्यूशंस यूज होते हैं स्टेरिलाइजिंग के लिए। अल्कोहल्स में मेनली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% डाइल्यूशन में और इथेनॉल 70% डाइल्यूशन में यूज किया जाता है। थर्ड जो होता है इरेडिएशन। इरेडिएशन में यूवी रेडिएशन से, यूवी स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस से हम हमारे जो भी इक्विपमेंट्स या हमारा जो भी कुछ जो वेजल्स हमें यूज करना है वो सब स्टेरिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ जो तरीका है कम यूज होता है, बट अभी भी कई ऐसे प्रोसेस है जिसमें ये तरीका यूज होता है। इसको हम बोलते हैं हाई स्टीम अंडर प्रेशर। बहुत ही प्रेशर में हम स्टीम यूज करते हैं और उससे भी आप कुछ ग्रोथ फॉर्म्स को किल कर सकते हैं। ये अभी तक हमने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और स्टेरिलाइजेशन के बारे में देखा और हाइजीन मेंटेनेंस के बारे में। थर्ड पॉइंट जो होता है वो है प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन। अब कई बार क्या हमारी एक थिंकिंग होती है कि प्रिजर्वेटिव्स प्रोडक्ट में यूज नहीं होने चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, बट आपको शायद पता हो, मीन्स आपने कभी सुना होगा कि एफडीए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो फूड और जो आप कॉस्मेटिक्स बनाते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव को मैंडेटरी किया है। आप विदाउट प्रॉपर प्रिजर्वेशन का एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप अगर वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या इवन पर्सनल यूज के लिए भी बना रहे हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव्स का जो इंश्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट में एक अच्छे तरीके से आपने एक सेफ प्रिजर्वेटिव यूज किया है। अब प्रिजर्वेटिव्स जब हमारे माइंड में आता है या हम नाम सुनते हैं तो सबसे फर्स्ट जो नाम आता है वो पैराबेन्स का। अब प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है हमारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू हमको मतलब पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट एक अच्छे सेफ इन्वायरमेंट में है कि नहीं, या कंटैमिनेशन तो नहीं हो सकता। क्योंकि आप कभी कभी वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस भी बनाते हो। वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस अगर आप बना रहे हो जहाँ पे वाटर आता है वहाँ पे माइक्रोबियल कंटैमिनेशन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए जनरली आप कभी भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव एक सेफ परसेंटेज में होना ही चाहिए। आप इवन अगर ऑयल बेस्ड या एक सिंगल फेज भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें भी प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है आप कंज्यूमर को किस तरह से दे रहे हैं या वो किस तरह से यूज कर रहे हैं उसका आपको आइडिया नहीं होता। वो सेफ इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं कि नहीं, हो सकता है उनके प्रोडक्ट में वैसे इन्वायरमेंट में माइक्रोबियल कंटैमिनेशन हो जाए। सो उससे सेफ रखने के लिए आपको प्रोडक्ट का प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। जब भी हम प्रिजर्वेटिव्स की अब एग्जांपल्स देखेंगे हम क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं जनरली।
सबसे कॉमन एग्जांपल पैराबेन्स है। पैराबेन्स सबसे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव्स है, बट कई आजकल कंपनीज है जो पैराबेन्स नहीं यूज करती क्योंकि पैराबेन्स में कुछ हेल्थ रिस्क होते हैं, इसीलिए कई एक्चुअली कंपनीज पैराबेन्स नहीं यूज करती हैं। दूसरे प्रिजर्वेटिव जो है वो यूरिया डेरिवेटिव्स है। यूरिया डेरिवेटिव्स इमिडाजोलिनाइल यूरिया जो होता है मेन, और डाईएजोडिनाइल यूरिया, ये दो जो मेन सोर्सेस हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज में होते हैं। और कुछ अलग अदर्स प्रिजर्वेटिव जो है, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव के भी टाइप है, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिक एसिड, पोटेशियम सॉर्बेट, डीएमडीएम हाइडेंटोइन, सोडियम बेंजोएट, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स भी जनरली यूज होते हैं। कई फिनॉल डेरिवेटिव्स भी प्रिजर्वेटिव रेंज में आते हैं, जो फिनाक्सी इथेनॉल आपने सुना होगा, ये फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव भी है। सो ये कुछ प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है। फॉर्मुलेशन बेसिक्स में आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, सो आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है? सो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट जो होता है वो नेचुरल कॉस्मेटिक का एक रेंज होता है। नेचुरल कॉस्मेटिक जिसमें आपका प्रोडक्ट में 50 to 70% आपके जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल ओरिजिन से डिराइव इंग्रेडिएंट्स है। नेचुरल ओरिजिन मीन्स प्लांट ओरिजिन से आपके 50 to 70% इंग्रेडिएंट ओरिजिन होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक जिसको हम इको सर्टिफाइड कॉस्मेटिक्स भी बोलते हैं, ये कॉस्मेटिक जो होती है, जो आपके रॉ मटेरियल इन कॉस्मेटिक्स में जो यूज आप करते हो वो ऑर्गेनिक कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं ये रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए। सो ये जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एक्चुअली इको सर्टिफाइड या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कॉस्मेटिक्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी है कॉस्मेस्यूटिकल्स का। कॉस्मेस्यूटिकल्स एक ऐसे कॉस्मेटिक्स है जिसमें कॉस्मेटिक्स के बेनिफिट भी मिल रहे हैं और फार्मास्यूटिकल के भी बेनिफिट मिल रहा है। ये वर्ड का मतलब कॉस्मेटिक्स प्लस फार्मास्यूटिकल, इस तरह से ये वर्ड कॉस्मेस्यूटिकल्स बना है। कॉस्मेस्यूटिकल्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एक इफेक्टिव या थेरेप्यूटिक वे में आपको रिजल्ट्स देता है। ये आपको इंश्योर करता है कि आपका कॉस्मेटिक में जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक जो टारगेट आपकी साइट है, फॉर एग्जांपल आप अगर पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये इंश्योर करेंगे कि आपको कौन से टारगेट साइट तक आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए, उस साइट तक वो जाता है। सो ये जो होता है आपको थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स देते हैं। ये जो था ये हमारा फॉर्मुलेशन बेसिक्स था। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मुलेशन डिजाइन। अब फॉर्मुलेशन के बेसिक देख लिए कि हम फॉर्मुलेशन से बनाने से पहले क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अब वो सारी चीजें हो गई, उसके बाद सेकंड जो हमको चीज देखनी है वो हम खुद का फॉर्मूला किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन करते वक्त हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो सबसे फर्स्ट चीज जो हम कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हाउ अ फॉर्मुलेशन इज क्रिएटेड, वो फॉर्मुलेशन को आप किस तरीके से क्रिएट करोगे। सो हम जब भी कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसके पहले हम सोचेंगे कि हमको किस तरह के कंज्यूमर के लिए फॉर्मुलेशन बनानी है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट का टाइप क्या है, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स जिसको हम एस्थेटिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ये सारी चीजें आप डिजाइन करोगे। उसके बाद आपका जो भी आपने कॉस्मेटिक्स में पढ़ा है, कॉस्मेटिक साइंस जो आप जानते हो, उसको आप पूरा रिसर्च करोगे और आपका क्या क्रिएटिव एस्पिरेशंस है, आपका क्या क्रिएटिव विजन है, उसके साथ वो कंबाइन करोगे। ये सब चीजें कंबाइन करके आप एक प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए उसका आइडिया डिसाइड करोगे। सो ये जो मेन फैक्टर है आइडिया डिसाइडिंग, आप प्रोडक्ट किस तरह का बनाना है, किस टाइप का बनाना है, कैसा फॉर्म का बनाना है। अगर सीरम है तो ऑयल बेस्ड सीरम बनाना है कि जेल बेस्ड सीरम बनाना है। इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। सेकेंड, आपने कॉन्सेप्ट सोच लिया, अब प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बनाना है। तो फॉर्मुलेशन बनाते वक्त प्रोडक्ट का वेट लेना पड़ेगा आपको। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस स्पून के मेजरमेंट से अपने रॉ मटेरियल डाल दिया। आपको एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाना। प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाने का मतलब है आपको वेट में, इन ग्राम्स में आपको वो फॉर्मूला का कैलकुलेशन करना है। जनरली हम जब कैलकुलेशन करते हैं टेक्निकली इन ग्राम्स में कैलकुलेशन होता है, फिर उसका हम आपको कितना ग्राम का बैच लेना है उस हिसाब से आप उसका परसेंटेज का रेशियो निकालते हैं।
जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट है उसका टोटल कैलकुलेशन 100% होना चाहिए। आप इंश्योर कीजिए कि आपका टोटल वैल्यूएशन जो हो रहा है, टोटल जो आप जितने भी रॉ मटेरियल डाल रहे हो उसका टोटल कैलकुलेशन इट शुड ऑलवेज कम अराउंड 100%। थर्ड जो पॉइंट इसमें है वो है मेंटेनिंग बैच शीट। आपने फॉर्मुलेशन बना लिया, फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, चाहे वो आप मैन्युअली सॉफ्ट कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए या आपको सिस्टम में नोट डाउन करना है, आपके लैपटॉप में नोट डाउन करना है, तो उसको नोट डाउन करने का एक तरीका होता है जिसको हम बैच शीट बोलते हैं। आप एक बैच ले रहे हो, उसकी एक प्रॉपर शीट होनी चाहिए। सो बैच शीट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले आपके रॉ मटेरियल, आप क्या इंग्रेडिएंट ले रहे हो उसका इंफॉर्मेशन, उसका नॉर्मल जो उसका ट्रेड नेम होता है वो नेम, उसका INCI नेम यानी कि उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। जैसा एलोवेरा का बायोलॉजिकल नेम एलो बार्बाडेंसिस लिन है, वैसे ही आपको आपका जो भी इंग्रेडिएंट है उसका बायोलॉजिकल नेम लिखना है, उसका ट्रेड नेम लिखना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी मीन्स उस इंग्रेडिएंट की क्या क्वांटिटी ले रहे हैं और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है और टोटल क्वांटिटी क्या है वो आपको लिखना है। और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपका साइंटिफिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि क्रीम बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, वो SOP आपको लिखना पड़ेगा। SOP जो होता है ना कई प्रोडक्ट का, BIS करके एक मीन्स एक स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसमें आपको प्रोडक्ट के हिसाब से SOP मिल जाएगा। BIS कई बार आपको कई लाइब्रेरी से भी मिलता है, BIS में SOPs दिए होते हैं, आप उससे पता कर सकते हो एक प्रॉपर SOP क्या होती है। हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से SOP अलग अलग होती है। उसके बाद चूजिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर अ फॉर्मुलेशन, आपने बैच शीट बना ली, उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट किस तरह से चूज करने हैं आपके फॉर्मुलेशन के लिए। सो इंग्रेडिएंट आप जब भी चूज कर रहे हो उसको आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट चूज करोगे। आप नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हो या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हो या कॉस्मेटिकल कैटेगरी में बना रहे हो, आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल चूज करने हैं। रॉ मटेरियल चूज करते वक्त उसका प्राइसिंग भी देखना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार कई रॉ मटेरियल आपके बजट के बाहर भी होते हैं। सो आपका बजट ध्यान में रखते हुए आप किस तरह का रॉ मटेरियल सोर्स करते हो वो सब चीजें इस स्टेप में आ जाती है। हाँ, आप रॉ मटेरियल जो सिलेक्ट कर रहे हो वो कई बार क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन कोई जमते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन C एंड नाइसिनामाइड यानी कि विटामिन A, ये दोनों साथ में नहीं यूज होते। सो आपको ऐसे ना क्रॉस कंटेमिनेशन या साथ में क्लब करके वो कोई प्रॉब्लम ना करे, इरिटेशन ना करे, आपको ये सारी रिस्क भी आपको ध्यान में इस स्टेप में देनी पड़ेगी। कई बार आर्ब्यूटिन किसी किसी स्किन टाइप के लिए चलता नहीं है, तो आपको ये सारे मीन्स जो भी रिस्क के सोर्सेस है वो ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मुलेशन बनानी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स आपने चूज कर लिया, आप अगर जो आपका प्रोडक्ट है अच्छे से फ्रेग्रेंट भी होना चाहिए, फ्रेग्रेंस अच्छा होना, इफेक्टिव होना प्रोडक्ट की एस्थेटिक अपील को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खोल के देखता है सबसे पहले वो उसकी स्मेल देखते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स तो डेफिनेटली देखते हैं। सो आपको परफ्यूम एडिशन जो करना है वो कभी भी आप फॉर्मुलेशन के स्टेप में ऐड कर दोगे ऐसा नहीं है। आपको जब भी परफ्यूम ऐड करना है वो एक स्टेप है, आपको एक टेम्परेचर कम हो जाए, एक अंडर टेम्परेचर में ही ऐड करना पड़ता है। जनरली परफ्यूम 30 डिग्री से कम टेम्परेचर में ऐड होते हैं, वो टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद आपको परफ्यूम ऐड करना है। और कई बार परफ्यूम्स की या इसेंशियल ऑयल की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है हमारे फॉर्मुलेशन के साथ। सो आपको ये भी क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका जो भी परफ्यूम आप ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट में वो आपके बेस के साथ में कंपैटिबल हो। सो ये परफ्यूम एडिशन के बाद में सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी वाइल फॉर्मुलेटिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जब भी फॉर्मुलेशन कर रहे हो सो आपको सारे सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपके सारे लैब इक्विपमेंट स्टेराइल है कि नहीं, आप
प्रॉपर लैब कोट पहन रहे हो कि नहीं, आप टोटल आप अपनी केयर ले रहे हो कि नहीं, जैसे आपको मास्क पहनना है, हेड कैप पहनना है, आप ग्लव्स पहने, क्योंकि आपके भी हैंड से कंटेमिनेशन हो सकता है। सो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए। और आपको खुद जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके फ्यूम्स आ सकते हैं, सो आपको हमेशा ऐसे अगर कोई प्रोडक्ट आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो फॉर्मुलेट करने वक्त आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। सो ये सब कुछ स्टेप्स है इसके अंदर, जो फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग पार्ट का ही मैं हिस्सा समझती हूँ इसको भी। उसके बाद फॉर्मुलेशन डिजाइन कर लिया अपने, अब इसके बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया। अब हम देखेंगे इस स्टेप में कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट से लेके फाइनल कमर्शियलाइजेशन तक पूरा प्रोसेस को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहला स्टेज है आप प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हो। मैंने पहले के स्लाइड में प्रोडक्ट डिजाइनिंग के पार्ट में आपको बताया था कि आप जब भी फॉर्मुलेट कर रहे हो, फॉर्मुलेशन बनाने से पहले आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट डिजाइन करके ही पता चलेगा कि आप किस तरह के क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किस तरह के स्किन टाइप के लिए या हेयर टाइप के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट का बेसिक इफेक्टिव पैरामीटर क्या है, आपको क्या इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये सब प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मीन्स है। उसके बाद में प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डिजाइन करने के बाद में रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट का, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल का प्रोक्योरमेंट इस स्टेप में होता है। रॉ मटेरियल आप सप्लायर से कांटेक्ट करो, आप डिसाइड करो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए आपके फॉर्मुलेशन के लिए, और वो फॉर्मुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल सीरम आप बना रहे हो, सीरम जनरली ग्लास कंटेनर में हम स्टोर करते हैं। सो सीरम के हिसाब से आप पैकेजिंग मटेरियल आपको कैसा यूज करना है, आपको ड्रॉपर बॉटल यूज करनी है, क्रीम कंटेनर यूज करना है, उसका वो ग्लास का है या प्लास्टिक का है, उसके अकॉर्डिंग आप पैकेजिंग मटेरियल का भी सप्लायर से सोर्सिंग कर लीजिए। ये सोर्सिंग करना, पैकेजिंग का भी आपको रॉ मटेरियल के साथ में ही सोर्सिंग कर लेना चाहिए, बिकॉज कई बार हम जब टेस्टिंग करते हैं तो दोनों को साथ में टेस्ट करते हैं, मतलब हम पैकेजिंग मटेरियल में प्रोडक्ट डाल के साथ में उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो आपको दोनों का सोर्सिंग एक ही साथ करना चाहिए। अब ये सोर्सिंग करने के बाद में थर्ड हमारी स्टेप है आप फॉर्मुलेशन का डिजाइन करना। आपको फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला क्रिएट करना है। इस स्टेप में आपका फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको आपका फॉर्मुलेशन का जो फॉर्मूला आप तैयार करते हो वो फॉर्मूला हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही बैच में तैयार हो सकता है, उसको 5-6 बैचेस भी लग जाए। सो जब आपको ऐसा लग रहा है आप जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो प्रोडक्ट या वो रिजल्ट आपने अचीव कर लिया है, उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है स्टेबिलिटी और सेफ्टी टेस्टिंग का। स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा आपका प्रोडक्ट स्टेबल है या सेपरेट तो नहीं हो रहा है या खराब तो नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी चेक करोगे कि आपके फिजिकल जो पैरामीटर है, अपीयरेंस, कलर, स्मेल, वो सब ठीक है कि नहीं उसका। उसके बाद में उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन यानी कि माइक्रोबियल कॉलोनी तो ग्रो नहीं हो रही या किसी भी तरह से फिजिकल चेंजेस तो नहीं हो रहे आपके प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें आपको स्टेबिलिटी और सेफ्टी टेस्टिंग से पता चलेगी। जनरली ये जो स्टेप है वो प्रोडक्ट का कंटेनर के साथ में चेक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंटेनर के साथ प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अगर इस स्टेप में आपने कंटेनर के साथ उसको चेक नहीं किया ना, तो आगे जाके अगर फाइनल आप जब बैच लोगे, प्रोडक्शन बैच लोगे, उस दौरान मतलब अगर आपने चेक किया तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए तो आपको फिर से आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर से अगेन आप रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट के स्टेप में आ जाओगे। इसीलिए आपको इस स्टेज में पैकेजिंग मटेरियल के साथ में आपका प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद में आपका मेन स्टेप है प्रोडक्ट पैकेजिंग डेवलपमेंट का। एक्चुअली इस स्टेप में आप मैन्युफैक्चरिंग बैचेस भी लेते हो, मतलब प्रोडक्ट पैकेजिंग डेवलपमेंट तो बाद में हो जाती है। आप सबसे पहले तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग बैचेस लोगे, मतलब उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट का पैकेजिंग का भी डेवलपमेंट करोगे। मैन्युफैक्चरिंग बैचेस लेने से पहले आप एक पायलट बैचेस लोगे आपके
प्रोडक्ट की। पायलट बैचेस मीन्स आपका बड़ा स्केल का प्रोडक्शन होने से पहले आप मतलब थोड़ा छोटे स्केल में जैसे 1 kg वगैरह में आप बैच लेके देखोगे 1 to 5 kg में कि आपका प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सारे आपके स्टेबिलिटी पैरामीटर्स अच्छे से है कि नहीं, ये चेक करने के लिए पायलट बैचेस। ये सब हो जाए तो उसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरिंग बैचेस लेते हो और उसका प्रोडक्ट पैकेजिंग डेवलपमेंट करते हो। फिर ये सब हो जाने के बाद में फाइनल अप्रूवल जो होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, FDA के साथ में जो अप्रूवल होता है और आपके प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होती है वो इस स्टेप का हिस्सा होती है। सो ये पूरा एक प्रोसेस था ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसके बाद में हमने सारा स्टेप देख लिया, हम प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करते वक्त क्या क्या मेन प्रोसेस होता है। अब आपने देखा होगा कि ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मीन्स बहुत इजीली आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर पाओगे। बस एक ये प्रोसेसेस को समझिए, इसके गाइडलाइंस को समझिए एंड यू आर रेडी टू गो, आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हो सेफ्टी पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए। अब आपने इतना सीख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस क्या क्या है। सबसे पहले है सिंगल फेज फॉर्मुलेशन। सिंगल फेज कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो एक फेज में बनी होती है, मतलब वो ओनली सिंगल फेज उसमें होता है, जैसे वाटर फेज या ऑयल फेज या पाउडर फेज, ऐसा एक फेज उस प्रोडक्ट में होता है। सो सिंगल फेज फॉर्मुलेशन जो होता है वो सिंपल मिक्सचर भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टोनर अगर बना रहे हो, बस वाटर फेज के इंग्रेडिएंट है, वाटर कंटेनिंग इंग्रेडिएंट है, उसमें किसी तरह का इसेंशियल ऑयल या ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट आपने नहीं लिया, मतलब वो एक ही फेज में मिक्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं सिंपल मिक्सचर। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो होता है वो आप किसी तरह के प्रोसेस से बनाया है आपने, फॉर एग्जांपल आपको टोनर बनाना है, उसमें आपको लेमन ग्रास का इसेंशियल ऑयल डालना है, या आपको टी ट्री ऑयल, आप ऑयली स्किन के लिए फॉर्मुलेशन बना रहे हो, आपको टी ट्री ऑयल डालना है। सो आप डायरेक्ट वाटर में तो उसको मिक्स नहीं करोगे ना, आपको उसको मिक्सिंग करना पड़ेगा, आपको उसको सॉल्युबलाइजेशन करना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे, आप उसको सबसे पहले सॉल्युबलाइजर लोगे। सॉल्युबलाइजर एक कंपोनेंट होता है, सॉल्युबलाइजर एक तरह से इमल्सिफायर ही होता है, एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है, उसमें आप जनरली परफ्यूम को मिक्स करोगे, परफ्यूम उसमें मिक्स हो जाएगी और फिर उस इंग्रेडिएंट में आप धीरे धीरे करके बाकी का लिक्विड फेस या वाटर फेस आप ऐड करोगे और उसको धीरे धीरे मिक्स करोगे, तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन, एक मिसिबल सॉल्यूशन मिलेगी। और ये सिंगल फेज फॉर्मुलेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है टोनर, फिर है जेल, फिर है ऑयल, फिर है सीरम, फिर है पाउडर। उसके बाद सबसे पहले हम सिंगल फेज जो फॉर्मुलेशंस के जो टाइप है उसके कुछ फॉर्मुलेशंस हम पैरामीटर देखेंगे। सबसे फर्स्ट सिंगल फेज फॉर्मुलेशन है स्किन टोनर्स। अब स्किन टोनर जो होता है ये क्लियर लिक्विड सॉल्यूशंस होता है, इसका जो मेन काम है ये इट एक्ट एज अ स्किन वॉश। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्किन टोनर? स्किन टोनर एक्चुअली हेल्प टू श्रिंक योर पोर्स, clean your skin deeply and it act as a skin wash. It generally moisturizes your skin, it refines and it tones out your skin very deeply and it generally balances the pH of your skin. जनरली क्या होता है, कई बार हमारे स्किन का पीएच डिस्टर्ब होता है। सो हमारी स्किन का पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से कई बार हमारी स्किन या तो ज़्यादा ऑयली होती है या तो ज़्यादा ड्राई होती है, कई बार ज़्यादा ऑयली होने की वजह से काफ़ी ओपन पोर्स हो जाते हैं स्किन में। सो जनरली स्किन टोनर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, क्लिनजिंग के बाद में आपकी स्किन के पोर्स इनलार्ज हो सकते हैं। सो जनरली उसके पोर्स को, साइज को श्रिंक करने के लिए हम टोनर यूज़ करते हैं। टोनर में कुछ बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं। आप जनरली क्रीम्स, मॉइस्चराइजर से उतना डीप हाइड्रेशन नहीं कर सकते, ये हमारा वाटर लेवल जो होता है हमारे स्किन का उसको भी रिस्टोर करता है। सो अब टोनर के बेनिफिट्स तो आप लोगों को काफ़ी सारे पता ही होंगे, बट इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। टोनर में सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्लिसरीन,
हाइलुरोनिक एसिड, सोडियम PCA, सॉर्बिटॉल, ये कुछ इंग्रेडिएंट है जो मॉइस्चराइजिंग होते हैं। एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स को ह्यूमैक्टेंट्स भी बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। ह्यूमैक्टेंट्स यानी कि हमारे स्किन से वाटर लॉस को मिनिमाइज या कम करता है। हमारे स्किन से कंटिन्यूअसली वाटर लॉस होता है, सो वो वाटर लॉस को कम करने के लिए हम ये ह्यूमैक्टेंट ऐड करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन में, ताकि आपके स्किन में जो भी हाइड्रेशन हम टोनर से या मॉइस्चराइजर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक हमारे स्किन में रह सके। सेकेंड इंग्रेडिएंट है पोर रिफाइनिंग और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स। पोर रिफाइनिंग मीन्स हमारे ऑयली स्किन का स्पेशली ऑयल ज़्यादा रिलीज होने के वजह से पोर साइज बढ़ जाता है या इनलार्ज हो जाता है, सो वो पोर साइज को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर वो पोर साइज को नॉर्मल नहीं करोगे तो आपका जो स्किन है और भी ज़्यादा मतलब उसमें एक्ने का ग्रोथ हो सकता है। सो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं विच हेजल। विच हेजल आपने इस इंग्रेडिएंट के बारे में सुना होगा। विच हेजल जनरली एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। विच हेजल जनरली हमारे पोर साइज को श्रिंक करता है और हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। रोज वाटर भी एक पोर रिफाइनिंग इंग्रेडिएंट है और डीप हाइड्रेशन आपके स्किन को देता है। कुकुम्बर अगेन हैव सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट कुकुम्बर की एंटी एजिंग और स्किन सूदिंग एक्टिविटी भी है। हमारे स्किन को शांत करता है, काम करता है। कई ऐसे स्किन टाइप्स भी होते हैं जिनको किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट, आपके पास भी आई गेस ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपको बोलते होंगे हमारे स्किन में कुछ भी सूट नहीं होता, जो भी हम एप्लीकेशन करते हैं हमको रैशेस आते हैं। सो कुकुम्बर ऐसे स्किन के लिए अगर कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग अगर आप प्रोडक्ट देते हो सो उनकी स्किन कंप्लीटली सूद आउट हो जाती है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट में जो आपकी स्किन को काम या रिलैक्स करते हैं। एक्ने कंट्रोल एंड पीलिंग इंग्रेडिएंट, कई बार अगर एक्ने बेस्ड आपकी अगर स्किन है सो ऐसे इंग्रेडिएंट के लिए एक्ने कंट्रोल इंग्रेडिएंट्स आपको देने पड़ेंगे। सो टोनर्स में कई बार एक्ने कंट्रोल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। एक्ने कंट्रोल इंग्रेडिएंट्स में कई बार पीलिंग इंग्रेडिएंट्स भी दिए जाते हैं, अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो जनरली टोनर्स पे प्रेजेंट होता है फॉर एक्ने कंट्रोल इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जनरली आप देखोगे कि आप एक्ने कंटेनिंग जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है उसमें होता ही होता है। उसके बाद में कुछ इसेंशियल ऑयल जो एक्ने कंट्रोल करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मतलब इंग्रेडिएंट का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा सिंगल फेज फॉर्मुलेशन का। आप इसेंशियल ऑयल को सॉल्युबलाइजेशन टेक्निक के थ्रू ब्लेंड कर सकते हो। इसेंशियल ऑयल जैसे कि टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ये सारे ऑयल जो होते हैं एक्ने कंट्रोल प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद सॉल्युबलाइजर, अगर आपको कुछ इसेंशियल ऑयल सॉल्युबलाइज करने हैं, वाटर फेज में मिक्स तो नहीं होंगे वो, तो आप सॉल्युबलाइजर एक कंपाउंड है उसमें आप मिक्स करोगे उसको और बाद में आप वो फॉर्मुलेशन में उसको ऐड करोगे। अब कुछ एक्टिव्स भी टोनर में कई बार प्रेजेंट होते हैं। कई बार हम कुछ वाइटामिन्स, कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट, एंटी एजिंग एजेंट, एक्ने कंट्रोल इंग्रेडिएंट, ये सारे इंग्रेडिएंट आप टोनर में इनकॉर्पोरेट करते हो जो कि एक्टिव्स बोलते हैं। कोई प्रॉपर एक्टिविटी हमारे स्किन को देते हैं। सो ये हमने देखा स्किन टोनर के बारे में। सेकेंड प्रोडक्ट है जेल। जेल जो होता है ये भी एक सिंगल फेज फॉर्मुलेशन है। जेल जनरली एक वाटर बेस्ड सिस्टम ही होता है, एक एक्वस सिस्टम ही होता है, बट इसमें क्या होता है सेमी सॉलिड फॉर्म का हो जाता है ये, क्योंकि सेमी सॉलिड कैसे, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये अगर वाटर बेस्ड सिस्टम है तो ये ऐसा थिक फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में कैसे दिखता है, मतलब क्लियर है, अगेन सेमी सॉलिड है, वाटर है भी, वाटर नहीं भी, सो ये किस तरह की फॉर्मुलेशन होती है। सो जेल का जनरली एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगी। जेल वाटर बेस्ड सिस्टम से बना होता है और उसमें एक कुछ थिकनिंग एजेंट हम डालते हैं वाटर बेस्ड सिस्टम में। वो थिकनिंग एजेंट जब आप वो जेल को डालते हो तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड फेज के जो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के साथ में या वो थिकनिंग एजेंट के साथ में उसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। सो क्रॉस लिंकिंग होने के वजह से वो एक थिक क्लियर सॉल्यूशन आपको देता है। सो जनरली जेल में दो तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो एक्वस इंग्रेडिएंट, दूसरा थिकनिंग एजेंट। आपके एक्वस इंग्रेडिएंट में
आपका डिस्टिल वाटर या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि एलोवेरा का जूस या एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट या कोई भी रोज वाटर या जो भी आपको एक्वस फेज में डाइल्यूएंट या हाइड्रोसॉल लेना है वो हो जाएगा। उसके बाद में आप उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्लिसरीन, सोडियम पीसीए, ह्यूमैक्टेंट्स डालिए। उसमें आपको जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालना है वो डालिए। वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव डालिए। उसके बाद आपको थिकनिंग एजेंट आप उसमें इंक्लूड करोगे जैसे कि कार्बोमर्स, कुछ गम्स में सबसे पहले ट्राइगैकान, ज़ैंथेन गम, ये एक तरह के थिकनिंग एजेंट है जो जेल बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद कार्बोमर्स में CMC, HEC, ये कुछ कार्बोमर्स है जो थिकनिंग एक्टिविटी देते हैं। कई बार हम सीरम्स में हाइलुरोनिक एसिड को भी एज ए थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। ये कुछ नहीं है, क्रॉस लिंकिंग करेंगे पॉलीमर अपने आपके मोनोमर्स में और इसके वजह से आपको एक क्लियर थिक लिक्विडी सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमने देखा जेल के बारे में। अब स्किन सीरम भी एक्चुअली इसका भी कॉन्सेप्ट जेल जैसा ही है। इसमें बस इसमें फर्क जेल और स्किन सीरम में फर्क ये है, बट स्किन सीरम के भी ना दो टाइप से फॉर्मुलेशन होते हैं। ऑयल बेस्ड सीरम भी हो सकता है और वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सीरम भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको जेल बेस्ड सीरम के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ऑयल बेस्ड जो सीरम होता है जनरली उसमें लाइट वेट ऑयल आप मतलब जो इजीली स्किन में पेनिट्रेट कर सके उसका एक ब्लेंड होता है। बट यहाँ पे मैं जेल बेस्ड सीरम की बात कर रही हूँ, जो क्लियर सीरम्स जो होते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ। सो वो जो सीरम होते हैं वो भी जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन ही है, बट वो थोड़ा सा जेल और टोनर के बीच की कंसिस्टेंसी है। वो ना तो ज्यादा लिक्विडी है ना तो एकदम थिक है। उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना टोनर्स के बीच में या प्लेन लिक्विड वाटर के बीच की और जेल के बीच की उसकी कंसिस्टेंसी होती है। सो सीरम जो होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, लाइट वेट होते हैं ताकि वो बहुत ही डीपली पेनिट्रेट कर सके स्किन में और वो स्किन में हाई कंसेंट्रेशन का जो होता है एक्टिव्स का वो पहुंचा सके। जनरली सीरम में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, इसमें ह्यूमैक्टेंट्स होते हैं। ह्यूमैक्टेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ह्यूमैक्टेंट हमारे स्किन का वाटर बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करता है, वाटर लॉस कम करता है। सो ह्यूमैक्टेंट्स जो जनरली सीरम में यूज करते हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड, पैंथेनॉल यानी कि विटामिन B3 जो हमारे स्किन का जो वाटर लॉस है वो क्विकली रोकता है और हमारे स्किन को ज्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। कुछ जेलिंग एजेंट जैसे कि गम्स एंड कार्बोमर्स, अगर हम हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं वो भी एक तरह से जेलिंग एजेंट ही है। वो आपके मतलब प्रोडक्ट में जेलिंग देगा। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं आपको और कोई जेलिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं। हाँ, बट आप अगर वो हाइलुरोनिक एसिड का सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो ना, देन इन दैट केस आपको जेलिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। थर्ड चीज है एक्टिव्स। एक्टिव्स मीन्स विटामिन्स या कुछ बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट जैसे कि कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, टोमेटो एक्सट्रैक्ट या आप कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट या किसी भी तरह का एक्सट्रैक्ट जो आपको यूज करना है आपकी फॉर्मुलेशन में वो उसका फॉर्म होगा। और स्किन सीरम में डाइल्यूएंट भी होता है। डाइल्यूएंट यानी कि बेस, आपके प्रोडक्ट का बेस आपको मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट में देनी है। ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम देखेंगे इमल्शंस। हमारे यहाँ पे सिंगल फेज फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया। सिंगल फेज फॉर्मुलेशन के बाद में जो हम चीज देखेंगे वो इमल्शन। अब मैं इमल्शन मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको समझाऊंगी। इमल्शन एक्चुअली दो फेज, जैसे सिंगल फेज में एक ही फेज था राइट, एक लिक्विड फेज था, उसी में आप सब मिक्स करके वो प्रोडक्ट बना रहे थे। बट आप जब भी कोई इमल्शन बना रहे हो सो उसमें जो होता है आपके दो प्रोडक्ट, ये समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। जैसे आप अगर सिंगल फेज फॉर्मुलेशन अगर बना रहे हो सो ऐसे दो फेजेस है, सॉरी, आप अगर सिंगल फेज फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो ऐसा एक फेज है जहां पे आपने लिक्विड लिया है, यहीं पे सारी चीजें मिक्स की है, एक साथ ये कंबाइन हो गया राइट। बट जब आप इमल्शन बनाओगे सो ऐसे दो फेजेस हैं आपके पास में, ठीक है, एक वाटर फेज, एक ऑयल फेज। ये हो गया
ये आपका वाटर फेज हो गया, ये है आपका ऑयल फेज। मतलब अब आपको वाटर और ऑयल को एक दूसरे में मिक्स करना है। सो आप वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं कर पाओगे ना। सो ये वाटर और ऑयल एक दूसरे में कंबाइन हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं इमल्सिफायर का। इमल्सिफायर एक सब्सटेंस है जो आप ये दोनों को जब साथ में कंबाइन करोगे, ठीक है, तीसरे बीकर में आपने वाटर फेज और ऑयल फेज को कंबाइन किया। वाटर ऑयल एक दूसरे में कंबाइन नहीं होंगे ना, सो आपको इसमें इमल्सिफायर को भी डालना पड़ेगा ताकि ये दोनों साथ में कंबाइन हो सके। ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन करने में जस्ट मदद करेगा। सो अब मैं इमल्शन समझाने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी। अब जब भी वाटर फेज और ऑयल फेज एक दूसरे में कंबाइन कर रहे हो, सो वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं होगा तो आप इमल्सिफायर ऐड करोगे। बट जो भी दो सिस्टम आप एक दूसरे में ऐड करते हो, सो उसमें एक जो सिस्टम होता है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, दूसरा जो सिस्टम होता है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में। अब इमल्शन के केस में जो होते हैं दो फेजेस होते हैं, एक वाटर फेज दूसरा ऑयल फेज। तो दोनों में से कोई भी फेज ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, दूसरा फेज जो होता है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है। सो जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है ना प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज। जो कम क्वांटिटी में होता है ना, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज। ये जनरली इमल्शन के दो पार्ट्स होते हैं। इसके बेसिस पे ना इमल्शन दो तरह के होते हैं। एक है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। अब ये दोनों इमल्शन में मैं अगेन ये डायग्राम ड्रॉ करती हूं। अब यहाँ का जो भी ये पूल है ये कंटिन्यूअस फेज, इसमें जो होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन में कंटिन्यूअस फेज जो होगा वो होगा वाटर, और इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होगा वो होगा ऑयल। यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, कम क्वांटिटी में ऑयल अवेलेबल है। ये डायग्राम के थ्रू ऑयल इन वाटर इमल्शन को हमने देखा। सेकेंड डायग्राम आएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन का। वाटर इन ऑयल इमल्शन भी अगेन इसमें ज्यादा क्वांटिटी में कंटिन्यूअस फेज है, कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे हो जाएगा ऑयल, और कम क्वांटिटी में जो है वो है डिस्पर्स्ड फेज, वो हो जाएगा वाटर। ये हम बात कर रहे हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन के बारे में। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। ऑयल इन वाटर जो इमल्शन है हमारा, वो इमल्शन जो होगा उसका मेन एग्जांपल हम आज मार्केट में जितने भी क्रीम्स है, एंटी एजिंग क्रीम्स, नाइट क्रीम, जो भी कुछ सीरम बेस्ड क्रीम होगी, और वाटरी क्रीम्स, ये ऑयल इन वाटर फॉर्मुलेशन का पार्ट होगा। और वाटर इन ऑयल जिसमें ऑयल फेज ज्यादा है वाटर फेज कम है, इसका मेन एग्जांपल है कोल्ड क्रीम। आपने पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम आप सब नोन है इससे। वो एक मेनली वाटर इन ऑयल इमल्शन है।
यहाँ पे हमने इमल्शन के पूरे सिस्टम के बारे में समझा। मैंने आपको समझाया टोटल जो भी इमल्शन का सिस्टम कैसे होता है, उसके कंटेंट्स क्या क्या, फेज क्या क्या होते हैं। अब हम इमल्शन का एग्जांपल देखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रीम्स ही इमल्शंस है, हम हमारे डे टू डे लाइफ मीन्स इसमें भी आप इमल्शंस के एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल बटर और मेयोनीज, ये भी इमल्शन के एग्जांपल है। बटर और मेयोनीज में भी ऑयल फेज होता है, वाटर फेज होता है, एक दूसरे के साथ में ये इमल्सिफायर के थ्रू कंबाइन होते हैं। एग योक जो होता है वो भी इमल्शन है ऑयल इन वाटर का, उसमें लेचिथिन करके एक इमल्सिफायर होता है जो वाटर और ऑयल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रहता है। अब इमल्शन के कुछ हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है क्रीम्स। क्रीम्स जो होता है आप जस्ट चेक कीजिए ना एक बार। अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया बोर्ड का, हो नहीं रहा है ना रिकॉर्डिंग? हो रहा है, एडिट करने सॉरी कैंसिल तो नहीं हो गया, सॉरी क्रीम्स के बारे में हम देख रहे थे। क्रीम एक तरह के इमल्शन होते हैं। क्रीम जो होते हैं सेमी सॉलिड टाइप का इमल्शन, सेमी सॉलिड मीन्स थिक इमल्शंस होता है ऑयल इन वाटर का। इसका सारा कॉन्सेप्ट इमल्शंस में हमने देखा। इसमें एक्वस फेज होता है, जिसको वाटर फेज भी बोलते हैं, इसमें ऑयल फेज होता है, ये दोनों के साथ कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, इमल्सिफायर के थ्रू कंबाइन होते हैं। और ये जो होता है इसमें ऑयल इन वाटर टाइप का भी क्रीम हो सकता है, वाटर इन ऑयल टाइप का भी क्रीम हो सकता है, हमने डिटेल में देखा था उसके बारे में। उसके बाद में स्किन का क्या क्या काम होता है, ये जनरली हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइजिंग का मॉइस्चर लेवल का रिटेंशन भी हमारे स्किन में करता है। इसमें कई तरह के टारगेटेड बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कोई क्रीम हमारे स्किन में मॉइस्चराइजिंग देती है, कोई क्रीम का स्पेशल काम एंटी एजिंग का होता है जो मॉइस्चराइजिंग तो देती ही देती है, साथ में हमारे स्किन में एजिंग साइंस को भी रिड्यूस करती है। सो ये सारे टारगेटेड काम होते हैं। स्किन ब्राइटनिंग क्रीम भी होती है जो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन, अगर मिलानिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है सो उसके एक्टिविटी को कम करती है, ऐसे भी क्रीम्स होती है। सो इसके टारगेटेड बेनिफिट्स भी होते हैं। क्रीम्स और लोशंस में डिफरेंस जनरली ये होता है कि क्रीम ज़्यादा थिक होती है, लोशन कम थिक होती है। अब मैं इसके बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। जनरली क्रीम जब आप बनाते हो, जब आप क्रीम बनाते हो सो अगेन ये सिस्टम है, इसमें कंटिन्यूअस फेज है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है। सो ये जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल है एक दूसरे से काफ़ी दूर है। सो जनरली आपको कई बार थिन क्रीम मिलती है, बट आपको अगर थिक क्रीम चाहिए सो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में गम्स को कंबाइन करते हैं। जनरली हम जब भी एक्वस फेज बनाते हैं सो पहले ग्लिसरीन के साथ गम्स को कंबाइन करते हैं। सो यहाँ पे ये जो है ना इसको हम गम्स बोलेंगे। गम्स क्या करते हैं ना, ये जो दो डिस्पर्स्ड पार्टिकल के बीच का गैप है ना उसको फिल करते हैं, और ये जो गैप जो फिल होता है उसके वजह से प्रोडक्ट की विस्कोसिटी थिक होती है और प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक काफ़ी अच्छा विजुअल एस्थेटिक अपील वो प्रोडक्ट की काफ़ी बढ़ जाती है। सो ये हमने जनरली गम्स के बारे में देखा। सेकंड जो टाइप ऑफ इमल्शन है वो लोशन है। अगेन लोशन जो होता है ये भी एक तरह का इमल्शन ही है, बट क्रीम और लोशन में डिफरेंस ये है कि लोशन की विस्कोसिटी क्रीम के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट लोशन में ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी
कम होने की वजह से उसका कवरेज जो होता है लोशन का, आप थोड़े लोशन को काफ़ी एरिया में कवर कर सकते हो। सो जनरली लोशन जो होती है लोअर विस्कोसिटी होने के वजह से उसका एप्लीकेशन लार्जर सरफेस एरिया में बहुत इजीली हो जाता है। जनरली अगर आपका जो भी कुछ हेयरी पोर्शन है वहाँ पे आप क्रीम के बजाय लोशन अगर लगाए तो वो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोशन बेस्ड शैम्पू है, सो वो मतलब अगर आप शैम्पू बना रहे हैं इमल्शन फॉर्म का, जो जनरली मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो आप लोशन बेस पे बनाए ना कि क्रीम बेस में बनाए। सो लोशन के कुछ एक्टिव कंटेंट्स क्या होता है, ऑयल फेस और वाटर फेस, एक्वस फेस जिसको वाटर फेस बोलते हैं, जैसे कि हमने इमल्शन में देखा इमल्सीफायर हमने देखा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्टिव्स, अब एक्टिव्स जैसे भी टाइप का आपको लोशन एंटी एजिंग बनाना है, स्किन रिपेयरिंग बनाना है, आपको स्किन लाइटनिंग लोशन बनाना है, मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाना है, बॉडी लोशन बनाना है, मसाज लोशन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसके एक्टिव्स आएंगे। एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली आपके जो ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, या प्रोडक्ट यूवी रेडिएशन के या लाइट सोर्स के अगर पास आए तो उसमें ऑक्सीडेशन डैमेज हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए या स्किन में अगर ऑक्सीडेशन हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन सी दोनों भी एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और प्रिजर्वेटिव हमारे प्रोडक्ट को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का ऐड करते हैं। अब आप बोलेंगे इमल्सीफायर के कुछ आप एग्जांपल्स बताइए। इमल्सीफायर के जो एग्जांपल्स है, सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टीयरिक एसिड, इमल्सीफाइंग वैक्स, और भी एक्चुअली आजकल कई तरह के इमल्सीफायर्स अवेलेबल है। इमल्सीफायर्स के भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो भी काफ़ी अलग अलग तरह के इमल्सीफायर्स होते हैं मार्केट में। अभी जनरली जस्ट एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। इमल्सीफायर ग्लिसरीन मोनोस्टीरेट करके भी इमल्सीफायर होता है, वो भी एक एग्जांपल है इमल्सीफायर का। ये हमने देखा इमल्शंस के बाद में हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हेयर केयर प्रोडक्ट है वो है शैम्पू। शैम्पू जो होता है वो हम जनरली वेट हेयर्स में अप्लाई करते हैं। शैम्पू का मेन काम हमारे स्कैल्प की क्लीनिंग करना है। हमको जनरली पता है शैम्पू का काम क्या होता है, वो हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है। किसी भी तरह का ऑयल अगर सिक्रीशन हो, डर्ट हो, ये सारी चीज़ों को रिमूव करने का शैम्पू का मेनली काम है। बट जस्ट इट इज़ नॉट द जस्ट पर्पज ऑफ शैम्पू। शैम्पू में कई भी अदर तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कई शैम्पू हमारे बालों में अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को रिमूव करते हैं। कई बार हमारे बाल बहुत ड्राई या ब्रिटल है तो कोई शैम्पू ऐसे भी होते हैं जो कंडीशनिंग बेनिफिट्स देते हैं। शैम्पू के अलग अलग टाइप्स होते हैं, या हम बोलते हैं ना कैटेगरीज होते हैं। सो कैटेगरी अलग अलग तरह के जो फॉर्मुलेशन वाइज एक्चुअली ये कैटेगरी बनी होती है। सो सबसे पहले ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू एक्चुअली एक ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है। जनरली आपको अप्लाई करना है, कोम्ब आउट करना है, सो आपका जो भी ऑयल सिक्रीशन है, डर्ट है, वो रिमूव करेगा ये इजीली। जनरली ट्रैवल फ्रेंडली शैम्पू है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वाटर लगाना नहीं चाहते आपके बालों में, सो आप ऐसे ट्रैवल में ड्राई शैम्पू से आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस भी मिल सकती है। लिक्विड शैम्पू जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कंडीशनिंग शैम्पू ऐसे शैम्पू होते हैं जो ड्राई हेयर्स के लिए यूज होते हैं, जो आपके बालों को इंस्टेंट कंडीशनिंग देते हैं। इसको हम 2-in-1 शैम्पू भी बोलते हैं, शैम्पू प्लस कंडीशनर। उसके बाद में लोशन शैम्पू, इमल्शन बेस्ड शैम्पू है अगेन। उसके बाद में एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो डैंड्रफ को क्लियर करता है। बेबी शैम्पू जो बेबीज के लिए यूज होता है, काफी माइल्ड होता है। इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स जो शैम्पू में होते हैं, सबसे पहला सरफैक्टेंट जनरल उसका पर्पस हमारे बालों में हमारे स्कैल्प का सरफेस टेंशन को कम करके ऑयल या डर्ट को रिमूव करना होता है। मेन ये क्लीन करता है हमारे स्कैल्प को। सरफैक्टेंट्स में मेन एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल SLES है जो काफी सारे प्रोडक्ट्स में रहता है। कई अलग टाइप्स भी है, CAPB, कोको हमाइडो प्रोपाइल बिटेन, कोकोबिटेन, ये कुछ सरफैक्टेंट्स के टाइप है। फोमिंग एजेंट भी एक तरह का सरफैक्टेंट ही है, बट फोमिंग एजेंट एक टाइप ऑफ सरफैक्टेंट है जो आपके सरफैक्टेंट का जो या आपके शैम्पू का जो फोम है उसको इन्हांस करता है। थर्ड इज कंडीशनर्स, कंडीशनिंग एजेंट। कई बार हर शैम्पू में नहीं, बट कुछ कुछ शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट एडेड होते हैं जो आपके बॉडी बालों को ड्राइनेस से बचाते हैं। थिकनर, कई बार लोशन बेस्ड शैम्पू या
कोई आपको जेल बेस्ड शैम्पू है जो जिसकी विस्कोसिटी कम हो गई है तो उसमें कुछ गम्स डाले जाते हैं जो कि आपके शैम्पू की थिकनेस को इन्हांस या विस्कोसिटी को इन्हांस करते हैं। ओपेसिफाइंग एजेंट, आप अगर किसी तरह का ओपेक शैम्पू बना रहे हैं तो उसकी ओपेसिटी या उसका एस्थेटिक अपील इंक्रीज करने के लिए कुछ ओपेसिफाइंग एजेंट डाले जाते हैं। EGDS और इथिलीन ग्लाइकोल स्टीयरेट्स, जो ग्लाइकोल स्टीयरेट्स की जो अलग अलग रेंज है वो जनरली ओपेसिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करती है। सिक्वेस्टरिंग एजेंट, जिसको हम चिलेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। चिलेटिंग एजेंट एक्चुअली अगर आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो हार्ड वाटर के साथ शैम्पू जो होता है इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। सो हार्ड वाटर में कई मिनरल्स होते हैं, कई सॉल्ट्स होते हैं सोडियम या मैग्नीशियम के, जो उसको इफेक्टिवली वर्क करने नहीं देते। तो चिलेटिंग एजेंट एक्चुअली उसकी जो सोडियम या मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उसकी एक्टिविटी को कम करके शैम्पू को इफेक्टिवली एक्ट करने में मदद करता है। और कई बार सिक्वेस्टरिंग एजेंट जो होता है उसका काम हमारे स्कैल्प में अगर किसी तरह का स्कम फॉर्मेशन हो रहा है या पानी में स्कम फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको भी कम करेगा। उसके बाद में है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव अगेन उसका मेन पर्पस हमारे मतलब शैम्पू को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने का होगा। स्पेशल एडिटिव्स, अगर आपको कोई स्पेशल तरह का शैम्पू बनाना है, फॉर एग्जांपल हेयर लॉस के लिए आपको शैम्पू बनाना है या डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बनाना है, उस हिसाब से आप अलग अलग एक्टिव्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके शैम्पू में। उसके बाद है कंडीशनर्स। कंडीशनर्स जो है ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो शैम्पू के बाद में कई बार क्या होता है आपके बाल काफी ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि आप शैम्पू करके आपके बालों से डर्ट और ऑयल रिमूव कर रहे हैं। सो उसके जो मॉइस्चर लेवल या ड्राइनेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए कंडीशनर्स जनरली यूज किए जाते हैं। कंडीशनर्स और हेयर मास्क का कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है, बट जनरली इनमें डिफरेंस मेन ये होता है कि कंडीशनर्स आप कम ड्यूरेशन के लिए बालों में लगते हैं। हेयर मास्क का टाइम ड्यूरेशन आप जो बालों में एप्लीकेशन का होता है वो काफी ज्यादा होता है। आप 20 मिनट्स, कई बार 30 मिनट्स भी रखते हैं हेयर मास्क, तो वो काफी ज्यादा टाइम होने के वजह से आपके बालों को काफी मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद में कुछ कंडीशनिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि सिलिकॉन। जैसे कंडीशनर्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो लीव ऑन कंडीशनर, दूसरा रिंस ऑफ कंडीशनर। लीव ऑन मीन्स आप लगा के रख देते हो, रिंस ऑफ मीन्स आप लगाते हो, वॉश ऑफ करते हो। लीव ऑन कंडीशनर्स में मेन चीजें जो होती है वो होते हैं सिलिकॉन ऑयल्स। उसके बाद में वैक्सेस होते हैं कुछ तरह के जो कंडीशनिंग एजेंट्स का काम करते हैं। कुछ कैटायोनिक सरफेक्टेंट जैसे BTMS 50 करके, बेंड्रीमोनियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है, वो एक मेनली कैटायोनिक सरफेक्टेंट्स है। उसके बाद में अलग अलग फॉर्मुलेशन जिसमें कंडीशनर्स बनाए जाते हैं वो है जेल फॉर्मुलेशन, क्रीम फॉर्मुलेशन, बटर फॉर्मुलेशन, ऑयल फॉर्मुलेशन, लोशन फॉर्मुलेशन या स्प्रे फॉर्मुलेशन। स्प्रे और ऑयल फॉर्मुलेशन के जो कंडीशनर्स होते हैं ना वो जनरली लीव ऑन कंडीशनर्स होते हैं। बाकी सारे जो टाइप्स है वो जनरली रिंस ऑफ कंडीशनर्स है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं कंडीशनर्स में या मास्क में? एसिडिटी रेगुलेटर। एसिडिटी रेगुलेटर जो होते हैं ना, कई बार हमारे शैम्पू जो होते हैं हमारे स्कैल्प का पीएच जो है वो अल्केलाइन कर देता है। सो एसिडिटी रेगुलेटर उसका जो पीएच है वो बैलेंस करने का काम करता है। एंटीस्टैटिक एजेंट, एंटीस्टैटिक एजेंट मीन स्टैटिक जो प्रोसेस होता है ना, हमारे बालों में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है शैम्पूइंग के बाद ड्राइनेस होने के वजह से। सो उसके वजह से फ्रिजीनेस आती है आपके बालों में। सो वो फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीस्टैटिक एजेंट्स यूज होते हैं। डीटैंगलर्स मीन्स आपके बालों को एक मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देता है जिसकी वजह से आपके बाल ग्लॉसी होते हैं और आपके बालों में अगर कोई टैंगल्स होंगे तो वो भी रिमूव होते हैं। ग्लॉसर्स जो शाइन देते हैं, ग्लॉसर्स में मेनली सिलिकॉन्स यूज होते हैं या उसके डेरिवेटिव्स। आजकल सिलिकॉन फ्री फॉर्मुलेशन जो होता है ना, तो उसमें कुछ आजकल PEG ईस्टर्स है जो सिलिकॉन को रिप्लेस करते हैं, सो वो यूज होते हैं यहाँ पे। उसके बाद है ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स जनरली हमारे बालों में एक मॉइस्चर रिटेंशन करने का काम देते हैं। मॉइस्चराइजर, वेरियस ऑयल एंड मॉइस्चराइजर्स, यू नो, ग्लिसरीन, सोडियम PCA, ये सारी चीजें यूज होती हैं। उसके बाद में कुछ ऑयल, सिक्वेस्टरिंग एजेंट यानी कि चिलेटिंग एजेंट्स, ये सारे कंडीशनर के टाइप है।
उसके बाद में हम देखेंगे बॉडी केयर और स्पा फॉर्मुलेशन। बॉडी, अब हमने ये सारी हेयर और स्किन की फॉर्मुलेशन देखी, सिंगल फेस फॉर्मुलेशन, इमल्शंस। उसके बाद हम बॉडी केयर एंड स्पा फॉर्मुलेशन, ये एक्चुअली इंक्लूड करने का रीज़न ये है, कई एक्चुअली लोग हैं जो अरोमा थेरेपी से जुड़े हुए रहते हैं, सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बॉडी केयर फॉर्मुलेशंस। सो बॉडी केयर जो फॉर्मुलेशंस होती है वो मेनली हमारे बॉडी को सूद करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बनी होती है। मैं एक एक फॉर्मुलेशन बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले के स्लाइड्स में हमने पढ़ा था। आपको जनरली कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे। ये फॉर्मुलेशन या तो क्रीम के टाइप में हो सकते हैं, लोशन के टाइप में हो सकते हैं, मतलब मेन उसका क्रीम, लोशन या लिक्विड के फॉर्म में ही है। फॉर्मुलेशन टाइप वही सिंगल फेज है, इमल्शन है, बट उसके एक्टिव्स और उसके अदर रॉ मटेरियल जब चेंज हो जाते हैं तो वही क्रीम की फॉर्मुलेशन अलग अलग बन जाती है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो हर बार मुझे यहाँ पे इमल्शन का कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज है वो इमल्शन ही, बट उसके इंटर रिलेटेड जो टाइप्स है, इसके रॉ मटेरियल के टाइप के हिसाब से वो अलग अलग फॉर्मुलेशन का उसने रूप ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सब्जी बनाना सीखना चाहते हैं, सो सब्जी बनाने का बेसिक स्टेप तो वही रहेगा, बट हाँ, आप किस तरह से आप सिंपल अगर आलू की सब्जी बना रहे हैं तो सिंपल हो गई वो, बट आप वही पनीर बटर मसाला अगर बना रहे हो तो उसमें ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ना। सो ये भी वही चीज है, उसका कॉन्सेप्ट वही सेम है, बट उसके रॉ मटेरियल चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टाइप भी चेंज हो जाता है। सो अब बॉडी क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले हम बॉडी स्पा का जब बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है बॉडी क्लेंजिंग। सो बॉडी क्लेंजिंग के लिए जनरली हम बॉडी क्लेंजर्स यूज करते हैं। तो बॉडी क्लेंजर की जनरली फॉर्मुलेशन कैसी होती है? सबसे फर्स्ट फॉर्मुलेशन, अब जनरली बॉडी क्लेंजिंग के लिए हम कई बार ऑयल्स या बटर्स भी यूज करते हैं। बटर्स भी एक तरह का इमल्शन का ही फॉर्मुलेशन है, थिक क्रीम का फॉर्मुलेशन होता है, बट जो बटर जो होता है ना, ऑयल, वाटर इन ऑयल तरह की क्रीम है वो, ताकि वो जनरली उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, बट ऐसे ऑयल होते हैं बट जो बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। जैसे ही आप स्किन में लगाते हो बटर मेल्ट हो जाता है और आप इजीली उसका वर्क कर सकते हो। अगर इमल्शन बेस्ड है तो थिक क्रीम भी हो सकता है या लोशन भी हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा सरफेस एरिया ऑब्वियसली कवर करना है क्लेंजिंग में तो लोशन बेस्ड फॉर्मूला भी बना सकते हो। बॉडी क्लेंजर जो होता है उसमें आप इवन अरोमा ऑयल्स, जो इसेंशियल ऑयल्स है, एक्टिविटी के हिसाब से आप ऐड करके उसकी एक्टिविटी और इंक्रीज भी कर सकते हो। कई बार सेंसिटिव स्किन के लिए वेटिवर ऑयल यूज करते हो या लेमन ग्रास ऑयल यूज करते हो। कई बार एक्ने प्रोन स्किन है तो आप टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हो, रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हो। कामिंग के लिए आप लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हो। इस तरह से आप एरोमा ऑयल्स अलग अलग यूज करके आपके माइंड को भी रिलैक्स कर सकते हो। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है बॉडी स्क्रब। अब बॉडी स्क्रब जेल बेस्ड भी हो सकता है या लोशन बेस्ड भी हो सकता है या क्रीम बेस्ड भी हो सकता है। लोशन क्रीम अगेन इमल्शन फॉर्मुलेशन हो गया। अब इसमें स्क्रबिंग के लिए हम स्क्रबिंग एजेंट्स या तो एब्रेसिव एजेंट्स भी डाल सकते हैं। अब अलग अलग जो स्क्रबिंग एजेंट हम यूज करते हैं ना फॉर्मुलेशन में, वो अलग अलग एजेंट क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स देती हूँ मैं उसके। आजकल काफी यूज हो रहा है पोमोग्रेनेट के बीड्स। पोमोग्रेनेट के बीड्स जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं और बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करते हैं। उसके बाद आजकल कई लोग बॉडी स्पा में कॉफी बीन्स का भी स्क्रब यूज कर रहे हैं। कॉफी बीन्स भी एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग एजेंट है। उसके बाद हम कई फेस बेस्ड स्क्रब्स में हमने देखा है वॉलनट बीड्स यूज करते हैं। आलमंड के भी हस्क को यूज करते हैं, वो सेंसिटिव स्किन के लिए काफी अच्छा है। एक तो वो स्किन के लिए काफी हेल्दी होता है और काफी उसके हस्क भी काफी सॉफ्ट होता है जो ज्यादा अब्रेजन नहीं देता। सो ये कुछ स्क्रब आपको क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन में ऐड करने हैं, उसकी मिक्सिंग करनी है। इस तरह से आप बॉडी स्क्रब की फॉर्मुलेशन बना सकते हो। उसके बाद बॉडी मास्क। बॉडी मास्क भी अगेन उसका काम मेन जो होता है डिटॉक्सिफाई और रिफाइन करने का होता है। आपके स्किन को, आपके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने का होता है। जनरली डिफरेंट टाइप के स्किन के हिसाब से आपकी फॉर्मुलेशन अलग अलग होगी। आपकी अगर स्किन बहुत ऑयली है तो आप क्ले बेस्ड मास्क दोगे, आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो या आप क्रीम बेस्ड या सीरम बेस्ड मास्क दोगे, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप सीरम बेस्ड मास्क दोगे। सो ये आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी किस तरह की स्किन टाइप के हिसाब से आपको मास्क देना है। जनरली मास्क जब आप अप्लाई करोगे इस स्टेप में भी आप अगेन
अकॉर्डिंग टू क्लाइंट को कैसी एक्टिविटी चाहिए उस हिसाब से आप इसेंशियल ऑयल इनकॉर्पोरेट। मैं इसेंशियल ऑयल इनकॉर्पोरेट करने का मतलब मैं इस स्टेप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली बॉडी स्पा प्रोसेस अरोमा थेरेपी से लिंक होता है। आपके माइंड को, बॉडी को सूथ करने के लिए आप इसेंशियल ऑयल इस स्टेप में इन्वॉल्व कीजिए, हर एक स्टेप में। अलग से आपको वो अरोमा थेरेपी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है। जनरली आप बेस में इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, आपको पता है आपको बेस कैसे बनाना है, वो बेस मैंने बनाना आपको बताया। उसके बाद वो पर्टिकुलर बेस में आप इसेंशियल ऑयल ऐड कीजिए सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब बॉडी मास्क अगर अप्लाई कर रहे हो, कई बार अगर क्ले बेस्ड मास्क है सो वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। सो आपका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप सबसे लास्ट में मसाज इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो। मसाज आप बॉडी ऑयल से भी कर सकते हैं, बटर से भी कर सकते हैं, कई बार मसाज क्रीम भी होता है। बट आजकल जो न्यू एज फॉर्मुलेशंस है वो जनरली ऑयल्स या बटर्स का ही यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रीम आप इतने बड़े बॉडी, क्योंकि हमें पूरे बॉडी में करना है, सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। सो ऑयल या बटर यूज करोगे ना तो उसका कवरेज आपको ज्यादा मिलेगा। सो जनरली हम जब भी मसाज करते हैं ऑयल या बटर यूज करते हैं। ऑयल जो होता है उसमें अगेन आप इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। अब बटर को आप स्किन में मेल्ट कीजिए, फिर उसमें इसेंशियल ऑयल का एडिशन कीजिए। और ऐसे हमने देखा बॉडी केयर फॉर्मुलेशन। यहाँ पे हम हमारे जो भी फॉर्मुलेशन थे, सिंगल फेस के बाद में हमने इमल्शन की फॉर्मुलेशन देखी, हमने हेयर केयर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन देखी, हमने स्पा प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कैसे होता है वो भी देखा। यहाँ पे हम हमारा फॉर्मुलेशन जो वेरियस स्किन केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट है उसका कंप्लीट करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट बनाने के ऑलमोस्ट सारे स्टेप देख लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप जो लास्ट में आती है, लेबलिंग और पैकेजिंग। सो लेबलिंग और पैकेजिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरली लेबल जो होता है वो हमें एफडीए की तरफ से गाइडलाइंस दिए हुए हैं, लेबल में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उसमें आपने देखा होगा एक लेबल में एक फ्रंट साइड लेबल होता है, एक बैक साइड लेबल होता है। सो फ्रंट साइड के लेबल में जनरली क्या क्या मेंशन होता है, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड का नेम, ब्रांड का लोगो, उसकी क्वांटिटी ओजेड में भी और ग्राम्स में भी उसके कार्टन में दी होती है। और आप अगर बैक साइड का लेबल देखते हो तो बैक साइड के लेबल में इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए गाइडलाइंस ये है कि कम से कम आपको 70 to 80% इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में आपको अगर यूसेज डायरेक्शंस देने हैं तो आप वो देख सकते हैं। उसमें किसी तरह का कॉशन देना है आपको तो कॉशन दे सकते हो। उसमें अगर कोई आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के स्किन के लिए नहीं आपको देना है वो तो वार्निंग आप दे सकते हैं। उसमें आपको सबसे एंड में उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, आपका लाइसेंस नंबर, आपका कस्टमर केयर नंबर, यूजेज डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो होता है ये टोटल लेबल का उसके इंग्रेडिएंट्स में जो भी कुछ लेबल के कंटेंट्स होते हैं उसमें होना चाहिए। अब लेबल स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है, क्या क्या उसमें कंटेंट्स होते हैं वो हमने देखे। अब कई बार क्या होता है ना, आप लेबल अगर बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का है। जैसे हमने जब प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन बेसिक्स को हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट कई बार नेचुरल होता है या ऑर्गेनिक होता है या वीगन होता है या हलाल केयर है। सो वो अगर आपको क्लेम देने हैं तो आप क्लेम भी लेबल में वो बता सकते हो। अगर ग्रीन आपको लेबल करना है, जैसे आप अगर इको सर्टिफाइड आपका प्रोडक्ट है, आपने सर्टिफिकेशन किया है और आप कंज्यूमर को बताना चाहते हो, सो आपको वो लेबल में मेंशन करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ग्रीन लेबल है इसका, वीगन है या क्रुएल्टी फ्री है, या आपके प्रोडक्ट में किसी तरह के एलर्जिक इंग्रेडिएंट नहीं है। मतलब आपका प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए भी चलता है। हाइपोएलर्जेनिक मीन्स कोई भी एलर्जिक इंग्रेडिएंट नहीं है, अल्कोहल नहीं डाला है आपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह का। ये सारे क्लेम्स जो होता है अगर आपके प्रोडक्ट में हैं तो आप लेबल में मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने पूरा लेबल बना लिया, उसके बाद आप लेबल को चेक करना बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट कैसे तैयार करोगे, आप एफडीए की लेबलिंग एंड पैकेजिंग की गाइडलाइंस देखोगे, उसमें उन्होंने क्या क्या
चीज़ें दी हैं करेक्ट लेबल बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेबल को चेक करोगे और वो चेकलिस्ट अगर आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपके लेबल को आपने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, सो आपका लेबल ठीक है, आप वो लेबल को प्रिंट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में वो लेबल चिपका के वो प्रोडक्ट को आप फाइनली पैकेज करके रेडी टू शिप कर सकते हो। सो ये पूरी हमारी लेबलिंग एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने देखी। अब ठीक है, आपने इस स्टेप तक क्या हुआ ना, आपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया, ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट होता है वो देखा, अलग अलग तरह की फॉर्मुलेशंस क्या होती है वो देखी, हमने देखा प्रोडक्ट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के गाइडलाइंस क्या क्या होने चाहिए वो सब भी देखे हमने। उसके बाद में लेबलिंग और पैकेजिंग भी हमने देखी। सो अब नेक्स्ट स्टेप है आप प्रोडक्ट बनाओगे कहाँ, ठीक है, आप प्रोडक्ट लेबोरेटरी में बनाओगे, राइट। अब लेबोरेटरी में आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका प्रॉपर लेबोरेटरी का सेटअप होना चाहिए, राइट। सो आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रोडक्ट लिया और बना दिया, उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्लर रन करते हो, सो आपको पार्लर आपने जब स्टार्ट किया होगा सो आपने एक बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे पार्लर रन करने के लिए, कुछ हेयर स्टेशन में कुछ इक्विपमेंट्स लिए होंगे, कुछ सेटअप लिया होगा। सो ये जस्ट हम सेटअप देखने की कोशिश करेंगे कि आपको अगर एक अपनी लेबोरेटरी सेटअप करनी है सो सबसे बेसिक लेवल पे आपके पास क्या क्या मशीनरी का सेटअप होना चाहिए। ये सबसे एक बेसिक सेटअप मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेसिक सेटअप जनरली जो होता है आपका अराउंड 2 लाख तक आपका ये सेटअप बन जाता है। बेसिक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक आप इसको किसी और लेबोरेटरी से लिंक नहीं कर सकते, जस्ट एक सबसे स्टार्टिंग बेसिक सेटअप जो आपके पास होनी चाहिए आपकी खुद का लेबोरेटरी बनाने के लिए, या आपके लेबोरेटरी में आपको कोई तरह की बैच अगर लेनी है तो उसके लिए ये बेसिक इक्विपमेंट आपको लगेंगे। सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट जो है वो है लेबोरेटरी मिक्सर्स या स्टरर। आप प्रोडक्ट जनरली आपने देखा होगा, आप प्रोडक्ट बनाते हो अगर इमल्शन है स्पेशली तो आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। उसको ब्लेंड करने के लिए आपको रोटेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का ब्लेंडिंग एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग करनी पड़ेगी, या तो वो हैंड ब्लेंडर से आप स्टरर करते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप अगर प्रॉपर स्टरर्स यूज करोगे सो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम मार्केटेड प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, बहुत हाई क्वालिटी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट बहुत फाइन क्वालिटी का, इमल्शन बहुत ही फाइन क्वालिटी का मिलेगा। सो उसके लिए आपको ओवरहेड स्टरर्स लगते हैं। सो आपको पिक्चर में आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट जो है लेबोरेटरी मिक्सर या ओवरहेड स्टरर है। ये ओवरहेड स्टरर जो जनरली होता है ना, इसमें एक मोटर होती है, जैसे हमारे कूलर्स में या फैन में मोटर होती है ना, वैसे ही ये मोटर है। ये मोटर के थ्रू ये जो है ना स्टरर रोटेट होता है। ये मोटर है, मोटर से अटैच्ड ये शाफ्ट है, ये आप लंबा ये देख सकते हैं, ये शाफ्ट यहाँ पे। सो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के एंड में आपको ब्लेड्स रहते हैं अलग, जैसे हमारे मिक्सर में ब्लेड्स नहीं होते हैं क्या, उस तरह के कुछ ब्लेड्स होते हैं एंड ऑफ शाफ्ट में। और ये शाफ्ट जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हैं तो ये शाफ्ट रोटेट करते हैं। अगर आप एक फिक्स्ड स्पीड में आपको अगर रोटेट करना है ना तो आप फिक्स स्पीड रख सकते हैं। जनरली हैंड ब्लेंडर और इसमें डिफरेंस ये है, आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे ना तो फिक्स स्पीड नहीं होती, वो आप वेरिएबल स्पीड होती है। आप स्पीड का आपके हाथ में कोई मॉनिटर नहीं होता, आपको हाथ में पकड़ के वो स्टर करना पड़ता है। सो यूनिफॉर्म स्टरिंग आपको नहीं मिलेगी, सो प्रोडक्ट के क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट वही स्टरिंग आप अगर प्रॉपर अगर स्टरर से करते हो सो यहाँ पे स्पीड एडजस्टमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल से आपको अगर 700 आरपीएम में ही आपका प्रोडक्ट स्टर करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो 700 आरपीएम का आप स्पीड कंट्रोल ले सकते हो। ये स्पीड कंट्रोल के हिसाब से आप यूनिफॉर्मली आपके प्रोडक्ट को स्टर कर सकते हो। कई बार ना ये जो स्टरर्स होते हैं ना डिजिटल भी होते हैं, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी होती है और किस स्पीड में आपको रखना है, वो स्पीड यहाँ पे डिजिटली आपको दिखता है। नॉन डिजिटल भी होते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप। और आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे यहाँ पे हाई शेयर जो मिक्सर्स होते हैं ना, ऐसे मिक्सर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो बड़े सेटअप के लिए होते हैं। बट स्टार्टिंग के सेटअप में आप ये अगर लेबोरेटरी स्टरर भी अगर लेते हो तो ये काफ़ी होता है। जनरली आप प्रोडक्ट जब बनाते हो
सो उसकी स्पीड जनरली कितनी होनी चाहिए, जनरली आपकी स्पीड 400 टू 2000 आरपीएम, इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद थर्ड जो है प्रॉपर कंटेनर, आपको लेबोरेटरी चाहिए तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रॉपर कंटेनर्स भी होने चाहिए। अब हम कंटेनर किस किस चीज़ के लिए लगेंगे लेबोरेटरी में, रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए लगेंगे, प्रोटोटाइप मेकिंग यानी कि आप जब प्रोडक्ट की बैच ले रहे हो, आप कोई भी आपके फॉर्मुलेशन की बैच ले रहे हो तो बैच लेते वक्त कुछ आपको कंटेनर लगेंगे जो जनरली स्टेनलेस स्टील के या तो बोरोसिलिकेट ग्लास के। अब नॉर्मल ग्लास के आप बीकर लोगे ना तो वो आप अगर प्रोडक्ट को हीट करोगे ना आपके रॉ मटेरियल्स को तो तब वो ब्रेक हो सकते हैं, बट बोरोसिलिकेट के जो ग्लास होते हैं ना वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। सो जनरली लैब में बोरोसिलिकेट के ही ग्लास यूज होते हैं। और प्रोडक्ट स्टोरेज कंटेनर, आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसके पैकेजिंग के लिए भी आपको कुछ कंटेनर लगेंगे। ये 3 तरह के कंटेनर आपको लगेंगे। रॉ मटेरियल को आप जब स्टोर कर रहे हो ना तो जनरली वो ग्लास जार्स में स्टोर होते हैं, या आप अगर कोई भी कंटेनर ले भी रहे हो प्लास्टिक का, सो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो एयर टाइट होना चाहिए और वो उसका स्टोरेज जो कंडीशन है ना वो भी आपको ज़्यादा लाइट जहाँ पे आ रहा हो, आपको कूल और डार्क प्लेस में जनरली स्टोर करना है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी सेटअप है उसको हम देखेंगे कि वेइंग स्केल। वेइंग स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी सेटअप है। मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले आपको एक वेइंग स्केल, आप अगर स्टार्टिंग लेवल में हो तो कई बार मार्केट में पॉकेट स्केल भी मिलता है जो जनरली बहुत ही छोटा अपने हैंड साइज का होता है और आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। बट आपकी जब प्रॉपर लेबोरेटरी बना रहे हो तो एक प्रॉपर लैब स्केल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है तो आप अगर पिक्चर में देख सकते हो ये वॉल चारों तरफ से वॉल है इस वेइंग बैलेंस के। ये वॉल का पर्पस ये है कि आप अगर प्रोडक्ट को वे कर रहे हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है तो वो एयर के थ्रू डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो अच्छे से वे नहीं होगा। बट आप अगर वॉल क्लोज कर देंगे तो एयर का डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसका वेइंग कर सकते हो। बट बिना वॉल वाले भी स्टरर होते हैं, बट वॉल जो स्केल होते हैं वो जनरली बहुत हाई प्राइस होते हैं, ज़्यादा प्राइस होता है उनका एज कम्पेयर टू जो वॉल के बिना होते हैं आपके वेइंग स्केल्स, उनका जो प्राइस होता है थोड़ा कम होता है। अब आप अगर वेइंग कर रहे हो तो मिनिमम कितने से मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एक्चुअली मैक्सिमम वो स्टरर के प्राइस के हिसाब से इसका रेंज ये होगा, बट जनरली आपके पास एक कोई ऐसा मेजरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 0.01 ग्राम से लेके आप 2000 ग्राम तक आप उसका वेइंग कर सको। जनरली जो होता है ना, आप अगर एक्यूरेसी आपको ऐसा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कलर कॉस्मेटिक्स बनाना है, सो कलर कॉस्मेटिक्स में कई बार पिगमेंट का जो आपको, आप ऑब्वियसली पहले अगर बैच लोगे तो छोटी छोटी ही बैच लोगे ना कलर कॉस्मेटिक की, सो आपको 0.001 का भी वेट आना चाहिए। बट ये आप अगर कलर कॉस्मेटिक नहीं बना रहे, नॉर्मल कॉस्मेटिक, तो जनरली 0.01 ग्राम भी इनफ होता है। इट डिपेंड्स आपको किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद है फोर्थ इक्विपमेंट जो इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास में होनी चाहिए, हीटिंग एंड कूलिंग इक्विपमेंट। आप स्टार्टिंग में इंडक्शन में भी कर सकते हो हीट, बट मैं हॉट प्लेट जो होता है उसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप इसमें टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो, इंसुलेट कर सकते हो। आपको अगर इसको 160 डिग्रीज में हीट करना है तो आप उतने ही टेम्परेचर में हीट कीजिए। जनरली 2000 डिग्री तक उसकी एक वेरिएबल हीट होती है, कई बार आपको 100 डिग्रीज की भी हीट काफ़ी होती है। सो इसमें आप ये कर सकते हो थर्मल रेगुलेशन, बट आजकल इंडक्शंस में भी ये रेगुलेशन आता है, बट कभी भी हमारे लैब बेस इसके लिए ऐसी हॉट प्लेट हम जनरली सजेस्ट करते हैं। अब हीटिंग के लिए तो है, कूलिंग इक्विपमेंट जनरली वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ मैनुअल भी हम आइस डाल के बना सकते हैं, बट एक जैकेटेड वाटर बाथ भी होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम आइस वाटर रन करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, जनरली इसका पर्पस आपके प्रोडक्शन बैचेस में होता है। आप जब प्रोडक्शन बैच बना रहे हो तो कई बार आपका अगर टेम्परेचर आपने 80 डिग्री तक लाया, आपको आपके एक्टिव्स और परफ्यूम प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, सो वो एडिशन आपको ऑब्वियसली 30 डिग्री के नीचे करना है, तो आप 3 घंटे तो वेट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बैच काफ़ी लार्ज स्केल में रहेगी।
केजी या टन में रहेगी। तो आप 3-3 घंटे नहीं वेट कर सकते ना कि आपकी बैच कूल होगी फिर उसके बाद आप उसका ऐड करोगे। तो जनरली 3 घंटे के टाइम को अगर आपको आधे घंटे में लाना है तो आप वाटर जो बाथ है, आइस वाटर का जो बाथ है वो आप रोटेट करोगे जैकेटेड वेसल के थ्रू, तो वो तुरंत आपके टेम्परेचर को डाउन लेकर आएगा। सो यहाँ पे हमने देखा हीटिंग के बारे में कि प्रोडक्ट को हीट करने के लिए हमको किस तरह का डिवाइस चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाने के बाद में प्रोडक्ट का पीएच क्या है वो पीएच जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम सेफ प्रोडक्ट बना सके, उसका पीएच सेफ हो। सो पीएच मीटर जनरली ऐसा डिवाइस है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एसिडिटी आपके प्रोडक्ट की या अल्कैलिनिटी ये सॉल्यूशन में बता सके। सो पीएच मीटर जो होता है ना वो दो तरह का होता है। सबसे फर्स्ट पीएच मीटर जो है वो है पीएच मीटर में एक्चुअली दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक वोल्ट मीटर होता है और एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। वोल्ट मीटर से ग्लास इलेक्ट्रोड मीन्स कनेक्टेड होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक जो आयन है वो जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है और वो कंट्रोल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड के आयन डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का पीएच जो होता है वो कैलकुलेट होता है। पीएच मीटर भी दो तरह के होते हैं। ये जो आप नीचे देख सकते हो ये एक नॉर्मल पीएच मीटर है जिसमें एक वोल्ट मीटर आपके ग्लास इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है और ऊपर जो देख सकते हो डिजिटल पीएच मीटर है। स्टार्टिंग में आप ये भी लेते हो तो भी चल जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं तो। ये जो होता है हैंडी होता है, आप पर्स में आपके रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। सो ये हैंडी पीएच मीटर है। तो इस तरह से पीएच मीटर बहुत ज़रूरी है। ये हमने कुछ लैब के इक्विपमेंट देखे, 5 इक्विपमेंट देखे जो बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट इज लेबोरेटरी स्टरर या ओवरहेड स्टरर्स। सेकेंड इज सम इम्पॉर्टेंट कंटेनर्स एंड for raw material storage or product storage. Third is the weighing scale या weighing balance you can say. Fourth is heating equipment या तो cooling equipment. एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पीएच मीटर। ये 5 जो है बेसिक सेटअप अगर आपके पास हो सो आपका काम स्टार्टिंग लेवल में चल जाएगा। उसके बाद जो होते हैं कई बार हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे सेंट्रीफ्यूज। आप अगर क्रीम बना रहे हो, आपकी क्रीम कंपेटिबल है कि नहीं, स्टार्टिंग के फेज में आपको चेक करना है तो सेंट्रीफ्यूज कई बार डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। डॉक्टर्स अगर होंगे तो उनको पता होगा कि सेंट्रीफ्यूज कई बार हम पीआरपी करते वक्त भी सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? सेंट्रीफ्यूज कुछ नहीं करेगा। सेंट्रीफ्यूज बस आपके प्रोडक्ट को आप उसमें रोटेट करोगे और आपके अगर 2 फेज का प्रोडक्ट बना होगा, अगर आपका प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हुआ दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज स्टेबल। अगर आपका प्रोडक्ट के फेजेस सेपरेट हो गए उसमें दैट मीन्स यू नीड टू वर्क आउट, आपका जो इमल्सीफायर है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली या आपके प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी इश्यूज है। सो वहाँ पे हम क्रॉस चेक करके इमल्सीफायर की कॉन्सेंट्रेशन कम बढ़ा के या ट्रायल एंड एरर मेथड से हम वो प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये जनरली हम बाद के स्टेज में लेते हैं। स्टार्टिंग फेज में ये भी 5 इक्विपमेंट्स हमारे पास है सो हमारा काम चल जाता है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेकिंग से लेके सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्किन साइंस। स्किन साइंस के बाद में हमने हेयर का स्ट्रक्चर देखा, टाइप्स ऑफ स्किन देखी। उसके बाद में हमने देखा कि प्रोडक्ट के बेसिक्स क्या क्या है, हमने अगर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हमको कंसिडर करने चाहिए बनाने से पहले। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग पार्ट देखी, हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिज़ाइन स्ट्रक्चर होने चाहिए, हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए वाइल मिक्स फॉर्मुलेशन डिज़ाइनिंग। फॉर्मुलेशन डिज़ाइनिंग करने देखने के बाद में हमने देखा कि वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस क्या क्या है, जैसे कि सिंगल फेस फॉर्मुलेशन, उसमें टोनर्स, सीरम्स, जेल्स। उसके बाद में हमने देखा इमल्शंस में हमने क्रीम्स एंड लोशंस देखे। उसके बाद में हमने हेयर केयर फॉर्मुलेशंस देखा जिसमें हमने शैम्पू एंड कंडीशनर्स और मास्क के बारे में देखा। उसके बाद में हमने बॉडी केयर एंड अरोमा थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स देखे कुछ। उसके बाद में हमने लेबोरेटरी के सेटअप के बारे में पढ़ा, लेबलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा।
हमने उसके बाद में लेबोरेटरी सेटअप के बाद में जो सबसे मेन चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, हमने प्रोडक्ट बना लिया है, हम प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करेंगे या हम बिजनेस स्किल को कैसे डेवलप। आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं बट आपका एक फिक्स कस्टमर या टारगेट कस्टमर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। सो आपका मार्केटिंग या आपको बिजनेस स्किल की डेवलपमेंट कैसे करनी है वो भी जरूरी है। इसके 2 स्टेप होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करने से पहले ये स्टार्ट करो और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के बाद में आपको मार्केट कैसे करना है, वो 2 चीजें होती है। तो आप सबसे पहले जब प्रोडक्ट बनाते हो सो उसके पहले में सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है आपका टारगेट ऑडियंस को आपको फाइंड करना। आपको प्रोडक्ट का आप अगर टारगेट ऑडियंस फाइंड करते हो तो वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है या बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आप अगर वो टारगेट ऑडियंस में वो प्रोडक्ट सेल करोगे तो बिकेगा। फॉर एग्जांपल आपको हेयर मीन्स अगर ग्रोथ प्रोडक्ट आपको बेचना है, हेयर ग्रोथ ऑयल है, सो आप ऐसे क्लाइंट को अगर वो सेल करोगे जिसमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। अगर किसी में हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है तो वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सो टारगेट ऑडियंस आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो एजिंग की जिनको प्रॉब्लम है उनको सेल करोगे तो चलेगा ना। आप अगर एजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, यंग क्लाइंट में आप अगर सेल करोगे तो वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। सो आपको टारगेट ऑडियंस जो आपका है वो फाइंड करना जरूरी है। और टारगेट ऑडियंस बस प्रोडक्ट टाइप के लिए नहीं है, प्रोडक्ट बजट के लिए भी। आप अगर एक बहुत लग्जूरियस प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बना रहे हैं बट आप इकोनॉमिकल कैटेगरी में वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अगेन आपका अगर क्लाइंट का टाइप प्रीमियम है जो आपको पे कर सकता है, उनको एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, सो अगेन उनके लिए आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए। सो इस तरह से आप टारगेट ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट उनमें प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड हो गया, उसके बाद ब्रांडिंग में जनरली आपका ब्रांड नेम, ब्रांड का लोगो, उसके बाद में प्रोडक्ट की आपको क्या थीम लाइन, ये कॉन्सेप्ट का ही पार्ट होता है। जैसे आपका ऑर्गेनिक है सो आपकी थीम लाइन एक्चुअली आपके प्रोडक्ट की या आपके ब्रांड की पूरी स्टोरी बताती है। आपका ब्रांड किस चीज को फोकस करता है उसकी स्टोरी जो होती है वो थीम लाइन बताती है। और प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट मीन्स प्रोडक्ट का टीआरपी जो बोलते हैं ना, उसका मैक्सिमम उसकी आइडेंटिटी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट भीड़ में कैसे अलग है, दूसरों से कैसे अलग है, ये उसकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है। अब आपका ब्रांडिंग हो गया। आप बेंचमार्क स्टडी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अब बेंचमार्क स्टडी एक्चुअली आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना उससे पहले होती है, क्योंकि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो सो आपके पास एक ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके गाइडेंस के अंडर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो या जिसके जैसा आप वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या जिससे बेटर आप वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। जनरली बेंचमार्क स्टडीज जो होता है आपको इफेक्टिवली प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर आपका, और बेंचमार्क स्टडी कई बार आपका कौन से कॉम्पिटिटर ब्रांड है, कौन से आपके जैसे प्रोडक्ट कितने मार्केट में अवेलेबल है, ये भी आपको पता करने में मदद करता है। और आप अगर इसके बारे में पता करते हो या स्टडी करते हो ना तो आपको पता चलेगा कि क्लाइंट की क्या मेंटालिटी है, क्लाइंट वो प्रोडक्ट्स के को क्यों पसंद कर रहे हैं और आप क्लाइंट को इससे क्या अलग और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो ताकि क्लाइंट आपके तरफ अट्रैक्ट हो। ये सारी चीजों की स्टडी के लिए बेंचमार्क स्टडी भी होती है। बेंचमार्क स्टडी जनरली जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहा है उसी को करनी होती है, बट कई बार आपको मार्केटिंग पीपल भी हेल्प करते हैं इसमें, क्योंकि ये मार्केट सर्वे के थ्रू ना आपको काफी हेल्प मिलती है कि क्या क्या मीन्स स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये क्या क्या मतलब किस किस तरीके से क्लाइंट को मतलब पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट। उसके बाद ये सब होने के बाद में अगेन टारगेट कस्टमर को आपको क्लिक करना है। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने टारगेट ऑडियंस के बारे में भी स्टडी किया, बट पहुंचाने के वक्त भी आपको टारगेट कस्टमर को ही पिच करना है। आप जरूरत जिसको है उसी को पिच करोगे तो आपकी सेल अच्छी होगी, जिसको जरूरत नहीं है उसको क्लिक करोगे तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सेल आउट नहीं होगा। सो ये टारगेट ऑडियंस को आपने पहचाना तो उन तक पहुंचने का जो स्टेप है वो भी इसका ही पार्ट होता है। उसके बाद में फोकस ग्रुप, आपका प्रोडक्ट बन गया तो ये एक्चुअली मार्केटिंग पर्सन करते हैं फोकस ग्रुप रन करना। फोकस ग्रुप एक्चुअली ऐसे कुछ कंज्यूमर ओपिनियन, ये सर्वे टाइप्स होता है, मतलब आपका मतलब
मतलब एज ग्रुप के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है उन पीपल में देख के आपको मतलब उसकी ओपिनियन लेना या उनकी आइडिया लेना कि उनके उस टॉपिक के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बिलीव्स है, या उनकी क्या नीड है, उनकी पसंद नापसंद, उनकी अदर क्राइटेरिया, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेस वॉश की जब बात होती है तो वो एक एज ग्रुप जिसको आप सेल करना चाहते हो उनको क्या क्या इफेक्ट्स चाहिए वो फेस वॉश से, या किस तरह का फेस वॉश वो पसंद करेंगे। सो ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप वो प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आप कंज्यूमर में ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकोगे। सो इस तरह से ये कुछ बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स थे जो हमको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। यहाँ पे हमने पूरा एक प्रोडक्ट जो मेकिंग है, बेसिक्स जो होते हैं उसके पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगी जो है प्रोडक्ट डेमो का, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नाउ।